बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जोगन काजिम और आज बड़ा ही अच्छा दिन मनाया जा रहा है। आज का दिन है वर्ल्ड टीचर्स डे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जा रहा है और ऑफ कोर्स जब भी कोई इस किस्म का दिन मनाया जाता है तो हम अपना हिस्सा ज़रूरी समझते हैं डालना। तो टीचर्स, सबसे पहले तो व्यूअर्स एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो टीचर्स की जो एक अहमियत है, एक वैल्यू है, एक इम्पॉर्टेंस है, उसको निगेट नहीं किया जा सकता। माँ बाप तो हमारे ऑफ कोर्स पेरेंट्स होते ही हैं, लेकिन अगर हमारे रूहानी माँ बाप कोई होते हैं तो वो हमारे असातिज़ा होते हैं। लेकिन जैसे अच्छे माँ बाप होते हैं वैसे कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को टफ़ टाइम से गुजारते हैं। लेकिन अल्टीमेटली व्यूअर्स, गोल एक ही होता है कि जो बच्चा है वो एक सॉलिड, पॉजिटिव, फंक्शनल मेंबर ऑफ सोसाइटी बन के दुनिया के अंदर कदम रखे और उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान भी हो। ये तालीम और तरबियत का जो एक एलिमेंट होता है ये हमारे टीचर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। माँ बाप तो ऑफ कोर्स तरबियत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोचने की बात है व्यूअर्स, सुबह से लेके दोपहर तक, मतलब अर्ली मॉर्निंग बच्चे उठते हैं, नमाज नमाज पढ़ा के उनको रेडी शेडी करके उनको हम जब स्कूल भेजते हैं तो उसके बाद कोई बच्चा 1:30 बजे फारिग होता है, कोई 2:30, कुछ बच्चे 3, जिस तरह हमजा का स्कूल अब 3:20 पे वो फ्री होता है स्कूल से। सो द पॉइंट इज़, जब आधा दिन बच्चों ने किसी जगह पे गुजारना है तो वहाँ पे अगर अच्छे असातिज़ा होंगे, अच्छे टीचर्स होंगे, एक पॉजिटिव पढ़ने की इन्वायरमेंट होगी तो बच्चे भी एक्सेल करेंगे। तो जब हम अपने बच्चों को लिटरली हैंड ओवर कर देते हैं टीचर्स को लंबे अरसे के लिए, तो क्या हमें उन टीचर्स को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? हमें उनके लिए एफ़र्ट्स नहीं करने चाहिए? उनके लिए आसानियाँ नहीं पैदा करनी चाहिए? तो फिर ऐसा क्यों है व्यूअर्स कि पेरेंट टीचर मीटिंग्स पे अक्सर मैं देखती हूँ कि माँ बाप जो हैं वो टीचर्स के साथ बहुत बुरी तरह से डील करते हैं। बाहर के ममालिक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टीचर्स अपने गिले शिकवे, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने माँ बाप जो होते हैं वो अपने गिले शिकवे जो है बड़े डिसेंट और बड़े सिविलाइज्ड अंदाज में प्रेजेंट करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में तो मैं ये बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि बच्चों के पेरेंट्स आए, टीचर ने कहा कि जी आपका बच्चा ये करता है, ये करता है, ये ऐसे नहीं करता, या आप इनकी इन चीज़ों पे तवज्जो दें, तो अपने बच्चों को समझाने की जगह माँ बाप जो हैं वो असातिज़ा को डांटना शुरू हो जाते हैं, उनसे लड़ना शुरू हो जाते हैं और कभी कभी तो बात बड़ी सीरियस मुमारी पे भी पहुँच जाती है। सो सबसे पहले तो पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद भी एक माँ हूँ, कि हमें अपने बच्चों के टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे भी जो असातिज़ा थे, जो अभी भी इस दुनिया में हैं, जो हयात हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनके लिए भी हमें अच्छे अल्फाज में बात करनी चाहिए, उनको भी वही रिगार्ड देनी चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं। एक तो ये बात हो गई। अब आ जाते हैं कामयाबी की तरफ। जब भी व्यूअर्स किसी भी पर्सनालिटी को हम शो पे बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बात करते हैं कि जी आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो वो यही कहते हैं कि जी अम्मी की दुआएं, अब्बू की दुआएं, अब्बू ने बड़ी सब सपोर्ट की और मेरे फ़लाँ टीचर और फ़लाँ टीचर अगर ना होते तो मैं कभी स्टेज पे ना पहुंच पाता। व्यूअर्स, ये एक कांस्टेंट हमारे प्रोग्राम की एक जो लाइन है ना, वो हिस्सा है कि मेरे फ़लाँ टीचर या मेरे फ़लाँ टीचर। सो कामयाब इंसान के पीछे सिर्फ एक औरत का हाथ नहीं होता, जो एक बड़ी स्टैंडर्ड लाइन है। एक कामयाब शख्स के पीछे, चाहे वो मर्द हो या औरत, एक पूरी टीम होती है लोगों की, जिसमें माँ बाप और असातिज़ा टॉप ऑफ द लिस्ट पे होते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स भाई बहन और दूसरे जानने वाले एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन माँ बाप और टीचर्स की वैल्यू और इम्पोर्टेंस हमें नहीं भूलनी चाहिए। एक यंग इंसान को एक मुकम्मल इंसान बना के, एक कामयाब इंसान बना के, एक अच्छा इंसान बना के दुनिया में भेजने वाले यही लोग होते हैं। अब टीचर्स के मसाइल और इश्यूज़ क्या चल रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि व्यूअर्स, बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर में तो स्पेशली टीचर्स की तनख्वाहें या सैलरीज़ इतनी कम होती हैं, उनको इतना कम मुआवजा मिलता है कि उनके लिए अक्सर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। बड़े लोग कहते हैं कि भाई गर्मियों की छुट्टियों में भी तो उनको फ़ीसें मिलती हैं और ये उनको सैलरीज़ मिलती है, ये होता है, वो होता है। लेकिन व्यूअर्स, वो अमाउंट इतना कम होता है कि आप ये सोचें कि आप अपने बच्चे की अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीस दे रहे हैं 30-40 हज़ार रुपये, तो मैं ऐसे भी स्कूल्स को मैं जानती हूँ कि मतलब जिन लोगों को मजबूर थे, जॉब की ज़रूरत थी, टीचिंग के प्रोफेशन में आ गए। अब टीचिंग के प्रोफेशन में आ तो गए, उनकी अगर क्वालिफ़िकेशन पूरी ना हो या वटेवर, तो 10-15 हज़ार से ज़्यादा की उनको जॉब ऑफ़र ही नहीं की जाती और कहा जाता है कि जी अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2-3 महीने, फिर हम बढ़ा देंगे। फिर बढ़ाई कितनी जाती है? 2 या 3 हज़ार। देखिए, एक तो हमारे गवर्नमेंट के एंड से एक लॉ है कि आपने एक सर्टेन अमाउंट से कम सैलरी लोगों को नहीं देनी। उन लॉज को फॉलो करना चाहिए। उसके साथ साथ क्या हमारे टीचर्स ये डिज़र्व नहीं करते कि अगर उनको सैलरी मिल रही है तो उसके साथ उनका मेडिकल भी कवर्ड हो?
उनके अपने बच्चों की तालीम भी कवर्ड हो। हाँ, होती है कुछ स्कूल्स में ऐसा एक स्पेशल एफर्ट किया जाता है कि जो यंग बच्चे हैं उनकी मतलब जिनके बच्चे होते हैं टीचर्स के, उनके बच्चों को थोड़े कम पैसों पे उनकी जो है वो फ़ीस कर दी जाती है या इस तरह के मामला। लेकिन टीचर्स को अगर हम फैसिलिटेट करेंगे, अगर हम उनके लिए आसानी पैदा करेंगे, तो जो बच्चे आगे वो पढ़ा के इस दुनिया में बाहर भेजेंगे वो भी बड़े पॉजिटिव इंसान होंगे। अगर एक इंसान इसी चीज़ की टेंशन में है कि भाई मैंने घर से स्कूल पहुंचना है डेली, तो मेरी तो सैलरी में मेरी तनख्वाह भी नहीं पूरी हो, मतलब मेरा पेट्रोल तक नहीं पूरा हो रहा, मेरे घर के बेसिक खर्चे नहीं पूरे हो रहे, तो फिर कोई इस प्रोफेशन की तरफ क्यों आएगा? देखिए व्यूअर्स, एक क्वालिफाइड बंदा जो प्रॉपरली एजुकेटेड है वो फिर किसी 9 to 5 की दूसरी जॉब में क्यों नहीं जाएगा जहाँ पे उससे इसको 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे? व्यूअर्स, आई नो ये बातें हार्श हैं, आई नो ये बातें चुभती भी हैं लोगों को जब वो सुनते हैं, लेकिन हमें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। और जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं अक्सर जाके अपने बच्चों के लिए स्टैंड ले रहे होते हैं, क्या हमें उन टीचर्स के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए जिनको इतनी कम कॉम्पनसेशन के ऊपर रखा जाता है? आज वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से कि अपने बच्चों के टीचर्स को अकोमोडेट करें, उनके साथ लाड प्यार से चलें, उनके साथ पॉजिटिविटी के साथ पेश आएँ। देखिए ये टीचर्स बड़े ही अहम एंड इम्पॉर्टेंट लोग हैं, एंड बिकॉज इट इज़ वर्ल्ड टीचर्स डे तो हमें याद रखना है कि ये हमारे रूहानी पेरेंट्स भी हैं। अच्छा, इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम है द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, यानी कि जिन असातिज़ा की हमें ज़रूरत है उस तालीम के लिए जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को दी जाए। तो अगर हम हाईली क्वालिफाइड और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स चाहते हैं तो फिर हमें उसके लिए कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। द ग्लोबल इम्पेरेटिव टू रिवर्स द टीचर शॉर्टेज। टीचर्स की बहुत कमी है व्यूअर्स। टीचर्स की कमी इसलिए है क्योंकि पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, मैंने आपको यही कहा ना कि वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं। वो कहते हैं हम 9 से 5 की नौकरी कर लेते हैं, उनको पढ़ाने का शौक भी होगा लेकिन गुजारा नहीं निकलता। सो कुछ पैसों के स्ट्रक्चर के बारे में भी सोचना चाहिए, कुछ टीचर्स को फैसिलिटेट करने के बारे में सोचना चाहिए, एंड देन ऑब्वियसली प्रॉपर सपोर्ट। क्लासरूम में एक टीचर जो है वो 26 बच्चों को अगर हैंडल करिए तो उसके साथ असिस्टेंट्स होने चाहिए उसकी हेल्प करने के लिए, वरना बच्चों को भी प्रॉपर टाइम नहीं मिलता और टीचर भी बेचारी हफ जाती है। सो ये सब चीज़ें कंसिडर करने वाली है। अब कोई कहेगा कि क्या मैं खुद टीचर हूँ? मैं बिल्कुल भी टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं टीचर्स के साथ एम्पथाइज ज़रूर करती हूँ और मैं टीचर्स की सपोर्ट में इसलिए साथ खड़ी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे पालने में इन टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। ये मेरे बच्चों की माएँ हैं, फादर्स हैं, और उनको अगर मैं रिस्पेक्ट नहीं दूंगी, रिगार्ड नहीं दूंगी, तो फिर कौन देगा? कोई बाहर वाला आके तो नहीं देगा। आई नो कि आज एक हैप्पी डे है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आज अपने बच्चों की टीचर्स को कोई गिफ्ट, कोई चीज़ में, कोई गिफ्ट कोई महंगी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप बेशक केक भेज दें हैप्पी टीचर्स डे ऊपर लिखवा के, और टीचर काट लें, और एक अच्छा सा एक ओकेजन बना लें। कोई मतलब सारी स्कूल का क्लास, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी माएँ मिलके पैसे जमा करके एक सूट गिफ्ट कर दें। छोटा सा एक जेस्चर होता है व्यूअर्स। अपने बच्चों की एटलीस्ट क्लास टीचर को तो वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड दे। हैप्पी टीचर्स डे जाके ही कह दे, गुलाब का फूल जाके दे दे। व्यूअर्स, अप्रिशिएट करें इनको। ये बहुत बड़े लोग हैं, ये वो काम करते हैं जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कर सकते तो हम बच्चों को घर बैठा के खुद ना होम स्कूलिंग करते। तो जो बच्चे हमारे पाल रहे हैं, क्या उनको मोहब्बत और प्यार देना हमारा फ़र्ज़ नहीं है? सो वर्ल्ड टीचर्स डे के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने सोचा कि आपको एक मैसेज भी दें, इस दिन के बारे में आपको आगाही भी दें। आई नो कि सबके बच्चे स्कूल चले गए हैं, लेकिन जब पिक करने के लिए जाएंगे तब भी कुछ लेके जाया जा सकता है। सो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, डू नाइस थिंग्स फॉर पीपल, एंड ऑनेस्टली जहाँ हमें अपने बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है, वहाँ पे उसकी टीचर के चेहरे पे भी हमें मुस्कुराहटें फराहम करनी चाहिए। सो 04299200648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हमारे साथ हैं। शेफ़ तैयबा खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जो? अल्ताफ़ मियां खान भी शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ खान है नाम पूरा? नहीं, तैयबा अल्ताफ़ है। ये मेरा शादी के बाद जो है वो सरनेम चेंज हुआ, तो इसलिए फिर अब, लेकिन आईडी कार्ड पे तैयबा अल्ताफ़ है तो मैं फिर उसी को कह रही हूँ। और अब्बू आपको पता है उनकी वफ़ात हो गई है, तो मैं समझती हूँ कि उनसे रिलेटेड मेरे पास एक वही चीज़ है, तो वो मैंने आईडी कार्ड पे चेंज नहीं करवाया। सदके जाऊँ, आई डिड द सेम थिंग, सो आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि हम आज बात करें वर्ल्ड टीचर्स डे की। मैं बात करी थी तो 1-2 दफ़ा मैंने आपको सर हिलाते हुए देखा। क्या कहेंगी टीचर्स? मैं ये कहना चाहूँगी जुगन कि जैसे सुबह का आगाज़ हुआ तो बच्चों की फरमाइश थी
तो पहले वो वहाँ मैं बिज़ी रही, क्योंकि टीचर्स के लिए मैंने 2 बॉक्सेस, क्योंकि माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे, 2 डिफरेंट कैंपसेस में होते हैं, तो उनके लिए मैंने फिर विंग्स बना के भेजे और उनको रिक्वेस्ट भी की। मैंने कहा अगर मैं घर पे होती तो डेफिनेटली आपको फ्रेश भेजती, क्योंकि देखें कहीं से ऑर्डर करके बनाना और ख़ुद कुक करके भेजना, उसमें एक अजीब सी खुशी होती है। क्यों मुझे आप शर्मिंदा कर रही हैं? हाँ। नहीं, आपकी तो चले मजबूरी है। तो ये था, तो वो सुबह का आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ, बच्चे भी खुश गए, मैं भी खुश थी कि चलें कुछ बना के उनको भेजा। फिर मैंने उनको वॉइस नोट सेंड किए। तो बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि हज़रत अली का एक कॉल है, वो मैं कोट करना चाहूँगी कि जो शख्स आपको कुछ सिखा दे, एक चाहे वो एक लफ्ज़ भी हो, तो आप उसके ग़ुलाम हैं। तो हमें जो है वो इस तरह अपने बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि वो टीचर्स के साथ इतने अदब से पेश आएँ कि जैसे एक ग़ुलाम होता है। तो बस यही मेरा मैसेज है आज का। एंड यू सी, वही वाली बात है ना कि अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम स्कूल में घुस के उनकी फीसें, उनकी सैलरीज नहीं बढ़वा सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम विदाउट मेजर एफर्ट नहीं कर सकते, और हम कोशिश करें तो वो भी हो सकता है। कम से कम अच्छा रवैया तो रख सकते हैं ना। देखिए तैयबा जी, अगर हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि आपने अपने उस्ताद की इज़्ज़त करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, और हम उनसे बदतमीज़ी और गुस्ताखी करेंगे तो वो भी करेंगे। वही चीज़ फिर आगे ट्रांसेंड करेगी उनके काम की ज़िंदगी में। जब वो दफ्तरों में बदतमीज़ियाँ करेंगे, बॉस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हर दूसरे दिन जॉब से निकाले जाएंगे, फिर हम कहेंगे पता नहीं क्या हुआ। सो अपने गिरबान में झांकना ज़रूरी है और अपने बच्चों की इस्लाह करनी ज़रूरी है। बाहर वाले एक सेकेंडरी चीज़ होती हैं। जी, बना क्या रहे हैं? कुछ आज हम बना रहे हैं लग रहा है बहुत चिकन आलमंड और उसके साथ एग फ्राइड राइस। क्या बात है जी। रेसिपी मैं पहले इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ व्यूअर्स। इसके लिए हमें चाहिए चिकन आलमंड के लिए सबसे पहले चिकन मुर्गी का गोश्त 1 किलो, नमक हस्बे ज़ायका, काली मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लोर हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च 1 कप, प्याज 1 कप, गाजर आधा कप, ब्राउन शुगर 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, यखनी 2 कप, बादाम 100 ग्राम और अंडे की सफ़ेदी 2 अदद। एग फ्राइड राइस के लिए हमें चावल चाहिए 1 किलो जो कि बॉयल नहीं है मैंने, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, गाजर 1 कप और अंडे 4 से 5 अदद। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम चिकन आलमंड की तैयारी के लिए व्यूअर्स एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि ये देखें मेरे पास ये सारी बोन्स थी जिसके साथ मैंने स्टॉक तैयार किया। मैंने कोई रेडीमेड जो है वो पाउडर नहीं लिया उसके लिए स्टॉक के लिए। तो एक तो ये मैंने पहले तैयारी करके रख लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन जो मेरे पास बोनलेस था उसको हम मैरिनेट कर लेंगे। इसमें मैंने नमक डाला है, अंडे की सफ़ेदी डाली है, कॉर्नफ्लोर डाला है, काली मिर्च डाली है। उसके बाद इसको मैरिनेट करके रखने के बाद हम इसको जो है वो फ्राई करके एक साइड पे रख लेंगे। अब हम इसकी सॉस की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, पहले गार्लिक चॉप जो मेरे पास है उसको सौते कर लेंगे ऑयल के साथ। ऑलिव ऑयल ले लें, कोई भी ऑयल जो आपके घर पे अवेलेबल है। उसके साथ सौते करने के बाद हम इसमें जो है फ्राइड चिकन जो हमारा है वो ऐड करेंगे, और जितनी मैंने सॉसेज और मसाले आपको बताए हैं, ब्राउन शुगर भी हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे, और साथ हम इसमें वेजीज़ कट करके उसके साथ हम थोड़ी सी यखनी ऐड कर लेंगे। और जब ये बिल्कुल प्रॉपर्ली कुक हो जाएगा तो अगर ज़रूरत हो, क्योंकि मैंने चिकन में भी कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है, तो अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर घोर के हम एंड में जो है वो इसमें डाल देंगे। एग फ्राइड राइस, उसके लिए हम बॉयल चावल जो है वो मैंने लिए और उनको ठंडा कर लिया। और सबसे पहले एक दिन पुराने हो तो ज़्यादा अच्छे हाँ, होते हैं। वो तो फिर अगर क्या एक दिन पहले बना लेना जी। चावल और उसको छोड़ दें बॉइल्ड राइस, जब आपने बनाए हैं दाल चावल वटेवर, एक्स्ट्रा चावल बना लें और फिर नेक्स्ट डे उसको एग फ्राइड के लिए यूज़ करना है। तो एग फ्राइड राइस के लिए हम एक पैन में जो है वो ऑयल लेंगे, उसके अंदर जो गाजर है उसको आपने फाइन चॉप करना है, वो हम उसमें ऐड करके उसको सौते कर लेंगे। उसके साथ जो है हम इसमें बाकी जो हमारे मसाले हैं, अगर आप काली मिर्च डालना चाहें वो डाल लें, सफ़ेद मिर्च डालना चाहें वो डाल लें, सोया सॉस और चिकन पाउडर जो मेरे पास है वो हम ऐड करके उसमें बॉइल्ड राइस ऐड कर देंगे। और अंडे जो हैं वो अलग से मैं फ्राई करूँगी, उनको फ्राई करके दम के टाइम पे जो है हम उसमें अंडे भी ऐड कर देंगे और हरा प्याज भी ऐड करके मिक्स कर लेंगे, और फिर इन दोनों चीज़ों को आपको सर्व करके दिखाएंगे। थैंक यू। ऑसम, वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स। और अक्सर जो लोग हैं वो चिकन मंचूरियन बना लेते हैं या चिकन सेचवान बना लेते हैं, बट चिकन विद आमंड एक बड़े मज़े की रेसिपी और एक्चुअली बचपन की याद दिलाती है। क्योंकि जब मैं छोटी होती थी तो हमें मेरे अब्बू जो है हमें वंस वीक या हर 2 हफ्ते के बाद एक दफ़ा लेके जाते थे चाइनीज़ खिलाने के लिए। पहले हुआ करता था एक रेस्टोरेंट सिंगक्वांग के नाम से लाहौर में, अब तो वो बंद हो गया। तो वहाँ हम जाया करते थे, तो मेरा भाई चिकन आमंड मंगवाता था, हम लोग क्योंकि चिकन मंचूरियन के शौकीन थे हम मंगवाते थे, एंड आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम बड़े हुए हम सारे चिकन आमंड पे लग गए। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है और बहुत लाइट सी होती है, घर में बड़े छोटे जिनको मिर्चें नहीं पसंद सबको ही पसंद आती है। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे
दांतों के बारे में और दांतों के मिथ्स के बारे में। बहुत सी अजीबो-गरीब किस्म की कंफ्यूजिंग सी बातें हैं दांतों के बारे में जो एग्जिस्ट करती हैं, कि मिथ्स हैं कि भाई ये करो तो दांत साफ़ हो जाते हैं, ऐसे करो तो दांत आपके कमज़ोर हो जाते हैं। तो वो सारे मिथ्स हम बेसिकली मिथ बस्टिंग करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। व्हेन दिस यंग मैन एंटर्ड द सेट, मुझे लगा कि शायद हमारे कोई और गेस्ट आ गए हैं। यूजुअली हम इतने यंग डेंटिस्ट एक्सपेक्ट नहीं करते। तो हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सलमान राशिद हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री हैं, यानी कि जो सर्जिकल डेंटिस्ट्री होती हैं उससे आप वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। एंड उसके साथ साथ ऑफ कोर्स ही इज़ अ डेंटिस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बिकॉज यू आर ऑल्सो अ प्रोफेसर एंड आज वर्ल्ड टीचर्स डे है, तो आपको बहुत मुबारक हो। आपका ही दिन है। कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ टीचर? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। आई वुड आपको भी मुबारक हो कि आज वर्ल्ड टीचर डे है। सिंस मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है कि टीचर्स किसी भी सोसाइटी को बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेशली जब हम मेडिकल डेंटल कॉलेजेस के अंदर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हमारे सबसे ज़्यादा माइंड में ये चीज़ होती है कि हम उनको आफ्टर द एजुकेशन ऑफ 4 years और 5 years हम उनको एक लाइसेंस देंगे। हम उनको लाइसेंस देंगे टू प्रैक्टिस डेंटिस्ट्री और मेडिसिन ऑन द पेशेंट्स सो दैट दे कैन सर्व द कम्युनिटी। अच्छा, हमने उनके अंदर इस चीज़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। उनकी एजुकेशन, उनकी मेंटल फिज़िकल हेल्थ, उनका ब्रॉटअप, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड, उनका एक मुस्बत रवैया अपने मरीज़ों की तरफ हो। अगर हम अच्छे टीचर्स प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लिनिशियंस भी बनते हैं, टीचर्स भी बनते हैं, तो ये एक सिलसिला जारी व सारी है। अगर आप एक अच्छे टीचर्स प्रोड्यूस करेंगे, आपका माशरा, आपका मुल्क, आपके माशरे में जो अखलाकी कदरें हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से पनपेंगी। मरीज़ों को ट्रीट करना या स्टूडेंट्स को पढ़ाना एक जॉब है, लेकिन उनको एक अच्छे अखलाकी कदरों के साथ उनको कंटिन्यू करना, उनकी एजुकेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात और है। बहुत बड़ा काम है। और इसीलिए व्यूअर्स मैं कहती हूँ कि देखें, असातिज़ा की रिस्पेक्ट करें। आप छोटी उम्र पे जब अपने बच्चों को दिखाएंगे कि आप उनके टीचर्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो बच्चे भी रिस्पेक्ट करेंगे और आगे जाके जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लेवल पे पहुँचेंगे तो फिर वो उसी किस्म का रिगार्ड और रिस्पेक्ट अपने असातिज़ा को देंगे। जब आप डे 1 से कहेंगे कि भाई ये भी आपके पेरेंट्स हैं, तो जिस तरह मामा की इज़्ज़त करते हो उसी तरह करनी है, जिस तरह बाबा की इज़्ज़त करते हो उसी तरह उनकी करनी है। बार बार इसलिए ये बात कह रही हूँ व्यूअर्स, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। हम बड़ा इजी ले लेते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि डॉक्टर्स वो वसीले हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं, हमारे लिए क्रिएट किए हैं, ताकि वो हमारे लिए आसानी पैदा करें। ये ऑलमोस्ट फरिश्तों की तरह होते हैं जो इस दुनिया में हमें तकलीफ़ से बाहर निकालते हैं। उनकी इज़्ज़त करें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, वही तो ग्रूम करके इनको आगे जाके इनको डॉक्टर्स बनाते हैं। सो फाउंडेशन तो टीचर ही हुआ एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, अब डॉक्टर साहब लेट्स मूव ऑन टू जो आज जिस टॉपिक के लिए मैंने आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट की कि आप आएँ, क्योंकि बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, दांतों के मसाइल भी हैं और बहुत सी गलत फहमियाँ या गलत बातें भी हैं जिनको हम ओल्ड वाइव्स टेल्स भी कहते हैं। डेफिनेटली। रेगुलर फॉलोअप दांतों का कितना ज़रूरी है और इससे हमारी दांतों की सेहत को फ़ायदा क्या होता है? और इसी के साथ डॉक्टर साहब ये भी ऐड कीजिएगा कि किस स्टेज पे डेंटिस्ट पे, दांतों के डॉक्टर के पास पहली दफ़ा जाना चाहिए, क्योंकि लोग बच्चों के जब पूरे दांत आ जाते हैं और उनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो तभी लेके जाते हैं। अदरवाइज डेंटिस्ट पे तो मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो 40 साल की उम्र पे पहली दफ़ा गए। तो अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि फॉलोअप का मतलब क्या होता है, और हमारे एक सोसाइटी के अंदर इस फॉलोअप जो प्रॉपर फॉलोअप नहीं होता उसके क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। पहले तो चेकअप, उसके बाद फिर उसका फॉलोअप। देखें, सबसे पहले चीज़ ये होती है कि आप फॉलोअप का मतलब ये होता है कि आप किसी अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास, अपने डॉक्टर के पास या अपने डेंटिस्ट के पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप उसके पास जाएं और उसको रिपोर्ट करें। ठीक है, हमारे यहाँ सोसाइटी में सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि जैसे कि अभी आपने कहा कि जब कोई प्रॉब्लम होगी तो हम अपने डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास जाएंगे। फॉलोअप में ये होता है कि हम क्यों ना उस प्रॉब्लम को, अगर वो स्टार्ट हो रही है या बहुत इनिशियल लेवल के ऊपर है, रेगुलर फॉलोअप से सबसे ज़्यादा ये चीज़ डिटेक्ट होती है कि आपके मुँह में या आपकी बॉडी के अंदर भी कोई ऑन गोइंग प्रॉब्लम अगर जो स्टार्ट हुई है उसको हम उसको डिटेक्ट कर लें और उसको उसी वक्त उसको रोक लें या वो रिपोर्ट हो जाए।
फॉलोअप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपकी एक फैमिलियल प्रॉब्लम है, यानी कि ऐसी डिजीज़ हैं जो कि फैमिली के अंदर रन कर रही हैं, मौरूसी बीमारियाँ, हम उसको एक अच्छे स्केल के ऊपर रीड कर सकते हैं, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम हो सकता है उस फैमिली के अंदर या वो माशरे के अंदर बाद में आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रिवेल करे। सो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आपने जो सवाल किया स्टेज पे, हाँ, डॉक्टर साहब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखें, एक तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में जीपीज नहीं है, जनरल प्रैक्टिशनर्स नहीं है। जाके बाहर के मुल्क में आप सबसे पहले जीपी के पास जाते हैं, वो आपका मसला देखता है। दांतों का मामला तो ये होता है कि आपको कोई तकलीफ हो, कोई इशू हो तो बंदा फ़ौरन चला जाता है, लेकिन कोई गाइड नहीं करता कि दांतों के डॉक्टर के पास जाना कब है और दांतों के डॉक्टर तक पहुंचे कैसे। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, ये एक छोटी सी मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक टिप देना चाहूँगा। देखें, जब बच्चे पैदा होते हैं उनके मुंह में पहला जो दूध का दांत है वो तकरीबन 5-6 महीने की उम्र तक जो है वो आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझते हैं कि जी पहला दांत आ गया, फिर अब वो दूसरा दांत आएगा दूध का, फिर उसके बाद जो जबड़ा है उसके नीचे के जो दांत है, जो नीचे का जो जौ है उसमें दूध के दांत आ जाएंगे। अच्छा, ये सिलसिला कोई 2 साल की उम्र तक जारी व सारी रहता है। मेरा पॉइंट, इस पॉइंट को क्लियर करने का ये है कि जब आपके बच्चे के मुंह में पहला दूध का दांत आ जाए तो आप ये समझ लें कि हमें डेंटिस्ट के पास रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए। इससे बड़ा भी डिलेमा मैम ये है कि जो बॉटल में जो बच्चे फीड कर रहे होते हैं, ठीक है, अब मैं ये बात बहुत ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि माओं को ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर हमने उनको बॉटल में उसको फीड किया है बच्चे को तो हम कभी उसका मुंह भी साफ़ करें। हम ये वेट कर रहे होते हैं कि जी दूध पहला दांत निकलेगा तो शायद कोई ब्रशिंग का कोई कॉन्सेप्ट होगा। भाई वो बच्चा दूध में आपको छोटे से फिंगर सिलिकॉन के ये मिलते हैं, बिल्कुल छोटे से सिलिकॉन के होते हैं और सिलिकॉन सस्ते से होते हैं व्यूअर्स, 250 रुपए का भी मिल जाता है। लोकल ब्रांड्स भी बहुत से बना रहे हैं, मतलब 150, 200, 1000 से ऊपर का नहीं आता, वो इतना सा सिलिकॉन का होता है। वो आपने डाल के बच्चे के दांतों को अच्छे तरीके से अंदर से साफ कर अगर बच्चे के जेल भी मिलती है, उसके बगैर भी मेरे ख्याल से उसके बगैर भी हो सकता है, या हमने असल में जो बच्चों के हाथ में जो रिंग फिंगर्स होते हैं, हम रिंग फिंगर्स बिल्कुल हाँ जिस तरह आपकी उंगली होती है उसी तरह एक रिंग आती है, उसी के ऊपर एक ब्रश लगा हुआ होता है। अच्छा, हमने उससे कोई बच्चों के को क्या देना होता है, हमने एक बच्चों की डेक्सटेरिटी उनको एक बताना होता है कि ये एक ब्रश है, इससे दांतों को साफ़ करना है। उनको हमने ये हैबिट डेवलप करनी होती है ताकि उनको ये पता हो कि जब हम थोड़े से बड़े होंगे हमने इन दांतों को साफ़ करना है। सेकेंडली मैम प्रॉब्लम ये है कि जब आप बॉटल के अंदर बच्चों को दूध मतलब जो माएँ देती हैं, हमारे यहाँ क्या है कि बच्चा रात को सो गया, वो कोई 7-8 घंटे सोता रहेगा, अब बोतल मुंह में लड़ना बोतल मुंह में है या चूचू मुंह में या चूचू मुंह में है, ठीक है, एग्जैक्टली। अब उसके अंदर बहुत सारी जो उस मिल्क को फ्लेवरफुल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं, ठीक है। अब उसमें भी शुगर होती है, अपनी जो मिल्क का है, मिल्क का अपना शुगर है जो कि शुगर उसके अंदर मौजूद है। आप ये सोचें उसमें लैक्टोज है, लैक्टुलोज है, वो आपके मसूड़ों से आपकी ज़बान के ऊपर जो है वो चिपका हुआ होता है और कोई उसको साफ़ नहीं करता। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया को हार्बर करता है। जब बैक्टीरिया ऑलरेडी मुंह के अंदर इतना मौजूद है तो प्रॉब्लम्स तो वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। इसकी एक छोटी सी टिप ये है कि उन बच्चों की जो ज़बान है उसको अच्छे तरीके से साफ़ किया जाए। इसका एक बहुत ही छोटा सा हल है कि एक मलमल के दुपट्टे में आप अपनी फिंगर को, जो मदर हैं, वो उसको रैप करें और उसकी ज़बान को जो मसूड़े हैं उन सबको अच्छे तरीके से वो बिल्कुल उसको साफ़ करें ताकि उसके मुंह में जो बैक्टीरिया की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो। सेकेंडली, जो आपने फिंगर ब्रश की बात की, वो बच्चे के मुंह में एक हैबिट डेवलप करने के लिए इट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल, ताकि बाय द टाइम जब बच्चा बड़ा होता है तो वो उसको एक हैबिट पता हो कि मैंने ब्रश करना है। और यहाँ रोल पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ मदर एंड दी फादर। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने कुछ दिन पहले ये बात शो पे की और इसी चीज़ से ख्याल आया कि आपको ज़रूर बुला के क्लैरिटी भी देनी चाहिए। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। डेफिनेटली। मेरी बेटी जब 3 साल की है, माशाल्लाह होने वाली है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, अब कभी कभी स्यापा डालती है, मामा आई डोंट वांट, मामा नो मामा नो मामा। अब वो स्यापा डाल रही होती है, मैं क्या करती हूँ, मैं अपना जाके मैंने ब्रश किए भी होते हैं दांत, मैं अपना ब्रश ले आती हूँ और फिर 1 से 1.5 मिनट तक मैं दांत ब्रश करती हूँ। ये नहीं कि बस उसको दिखाया और निकल गई, खड़े होकर करती हूँ, वो खुद भी अपना ब्रश पकड़ लेती है कि मामा लुक, तो वो एक सिलसिला बन जाता है। हसन के साथ भी यही किया, हमजा के साथ भी यही किया, बड़े अपने दोनों के साथ भी होता। पता है क्या डॉक्टर साहब, हम खुद नहीं वो चीज़ करते क्योंकि हमारी अपनी रूटीन चल रही होती है, बच्चे ने अपने टाइम से उठ रहे हैं, बच्चा जो देखेगा वही करेगा। आपकी हाइजीन अच्छी है, बच्चे की भी हाइजीन अच्छी है। मैम ये बहुत अच्छी बात की आपने। एक्चुअली आप और बच्चा, जो आपका बच्चा है वो एक वाईफाई है,
आप उसको हर टाइम एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो आपको, और एक बात मैं आपको बताऊं, देखें छोटा बच्चा है वो ज़्यादातर जो चीज़ें सीखता है वो देखने से सीखता है, उसको जो दिखता है, जब उसकी आई साइट डेवलप होना शुरू होती है उसका ब्रेन उसको परसीव करता है। सेकेंडली जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, जो टॉडलर्स होते हैं लाइक फ्रॉम 2-3 मंथ से लेकर ऑलमोस्ट अ ईयर, वो सारी चीज़ें अपने मुंह में लेके एक्सपीरियंस करते हैं कि वो उसका जायका कैसा है, वो कैसी लगती है, वो कैसी शेप की है, फिर उनका दिमाग उस चीज़ को परसीव करता है। पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की मॉडर्न डे सोसाइटी का ये है कि टाइम किसी के पास नहीं है, किसी पेरेंट के पास नहीं है, और वो बच्चों को टाइम देना भी नहीं चाहते। जब आप बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो उनकी एजुकेशन, उनकी हाइजीन किस तरीके से मेंटेन होगी? डॉक्टर साहब देखिए, ये भी तो अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, मैं खुद भी देखिए, अब ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड की ज़रूरत है। Definitely. बच्चे स्पेशली जब स्कूल की ज़िंदगी से आगे निकलते, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं कि सोच के भी बंदे को हॉल उठने शुरू हो जाते हैं। सो द फैक्ट इज़ दैट आपको पता है कि जब फाइनेंसेस मैनेज करने हैं तो काम भी करना है। बिल्कुल। प्रॉब्लम सिर्फ ये है व्यूअर्स, हम ये नहीं, डॉक्टर साहब भी ये नहीं कह रहे कि आप काम ना करें, करें, बिल्कुल काम। लेकिन जब घर पे हैं इस मनहूस की जिंदगी छोड़ दिया करें। बिल्कुल, डेफिनेटली। मतलब इसकी जान छोड़ दिया करें। मोबाइल, टैब, टीवी, कोई गैजेट नहीं है, मतलब ये नहीं है कि बंदा बैठा हुआ है, फारिग बैठा हुआ है। एग्जैक्टली। खेले ना बच्चों के साथ, उछले कूदें, ये वो। कल मेरे बेटे ने स्यापा डाला, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मामा मैंने पीजे की बर्थडे करनी है। पीजे कौन है भाई? उनका कछुआ है। अच्छा, कछुए साहब की सालगिरह करनी है। उससे कहा फ्रेंड्स को भी बुलाए पार्टी के। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मैं केक मंगा लेती हूँ, वो केक काट लेते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ डॉक्टर साहब, वो एक 15-20 मिनट की एक्टिविटी थी। बच्चे का मूड इतना अच्छा हो गया, छोटी भी इतनी खुश थी, उछल कूद, बार बार फिर कहें मैं वीडियो दिखाएं वो वाली जो आपने बनाई। आई एम जस्ट सेइंग छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। मैम एक्चुअली हमारा जो फैमिली टाइम है ना, वो इस आई एम नॉट सेइंग दिस कि ये गैजेट कोई बुरी चीज़ है। हर चीज़ का अच्छा और बुरा इस्तेमाल आपके अपने एक सोच के ऊपर है। असल में ये सारे गैजेट्स ने अनफॉर्चुनेटली हमारा जो फैमिली टाइम है ना उसको बहुत हिट किया है। और डॉक्टर साहब हमारा स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़ाए हैं। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रेस का फिर क्या इफेक्ट होता है हमारे दांतों पे? मैडम स्ट्रेस का बहुत बुरा इफेक्ट होता है हमारे दांतों के ऊपर। इफेक्ट ऐसे होता है कि दांतों पे स्ट्रेस का क्या था? क्यों, आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं, आपकी वर्क बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ बड़े ही स्ट्रेसफुल नहीं है, आज 3 साल से लेकर 5 साल का बच्चा भी स्ट्रेसफुल है। दांत पीसते हैं, दांत बच्चे पीसते हैं, ग्राइंडिंग करना शुरू कर देते हैं। और वो इतनी अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस लेवल का स्ट्रेस है। जितना आपको स्ट्रेस होगा आप उतने दांतों को बीचना शुरू करेंगे। दांतों की जो सरफेसेस हैं वो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सरफेस नोकीली बनाई है, वो बहुत हार्ड है। सोचें आप इतनी ज़ोर से इतने स्ट्रेस पे रगड़े हैं कि वो दांतों की जो ऊपर की सतह है वो बिल्कुल स्मूथ हो गई है। और उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आपके मसल्स, आपकी बोन्स, ये सब कुछ एक दूसरे से अटैच है। टाइम था जब मैं बड़ी स्ट्रेस में थी, आई वाज सिंगल मदर व्हाटएवर। आपको पता है व्यूअर्स, मेरे यहाँ पे दर्द होती थी। और मैं जब सुबह उठती थी ना डॉक्टर साहब, मुझे लगता था मैं जबड़ा अकड़ा हुआ है, पूरा मुंह, पूरा सर जो है वो आपका मुझे 3 महीने माउथ गार्ड पहनना पड़ा था इस चीज को रोकने के लिए। और मुझे होश ही नहीं थी। और मुझे किसने बताया? इसी तरह एक हमारे जनरल प्रैक्टिशनर जाने वाले, उन्होंने कहा कि भाई तुम डेंटिस्ट पे जाओ। मैंने कहा डेंटिस्ट का इससे क्या ताल्लुक है? मेरे तो जॉ में दर्द हो रही है, दांत का। ही सेड आपको डेंटिस्ट बताएगा कि ये आप असल में अपने दांत पीस रही हैं सोते हुए। और बच्चे बहुत से ऐसी टीथ ग्राइंडिंग करते हैं। मैम बच्चे ग्राइंडिंग भी करते हैं। और सबसे बुरी चीज़ ये है कि मैं और आप जब आप फॉलो अप के ऊपर बच्चों को नहीं लेकर आएंगे, ना आपको पता चलेगा ना किसी और को पता चलेगा। ये जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रीवेल कर जाएगी, फिर एकदम एक डिलेमा सा होगा और फिर आप बच्चों को लेके भागेंगे। प्लस अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस चीज़ को ना हम लोग हमारी सोसाइटी के अंदर दूसरी स्पेशलिटी से जो है वो रिलेट किया जाता है। डेंटिस्ट माइट बी द फर्स्ट पर्सन जो कि इस बात को डिटेक्ट करेगा कि बच्चे को स्ट्रेस है नहीं है। और ये बात सिर्फ एक रेगुलर डेंटल फॉलोअप पे आपको पता चलेगी। इसीलिए फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ है ना व्यूअर्स कि आप जब जाएंगे वो आपको गाइड करेंगे। फिर आप अपने बच्चे, आप स्कूल उसके चेक करें वहाँ पे क्या चीज़ है स्ट्रेस कॉज करने वाली। देखिए 3 से 5 साल के बच्चे की अपनी तो कोई स्ट्रेसेस नहीं है, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस हैं जो उसको पागल कर रही हैं। अब वो क्या चीज़ है वो भी आप यू सी आपने रूल आउट करनी है। जिस्म का कोई हिस्सा अल्लाह ताला ने यूजलेस नहीं बनाया। हर चीज़ का एक पर्पस है। हर चीज़ का एक पर्पस है। बिल्कुल पर्पस है। तो जब हर चीज़ का पर्पस है तो फिर उसको तरीके से आगे लेके चलना चाहिए। और फिर जिस्म के हर हिस्से को चेक भी कराना चाहिए। गाड़ियाँ भी तो अपनी कराते हो ना चेक। मैं अक्सर ये, मैं बड़ी देर से, अब पिछले कुछ दिनों से मैं ये बार बार बात कह रही हूँ ऑनर। तो किसी ने कहा तुम बार बार गाड़ी से क्यों कंपेयर करती हो इंसान को? मैंने कहा वो एक मशीन है, हम मशीन की इतनी वो होए ना होए हमारी जिंदगी कंटिन्यू करेगी। हमारे जिस्म का कोई ऑर्गन फेल हो गया, हम नहीं सर्वाइव कर सकते। डेफिनेटली। अच्छा आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। एक मिथ है
मैं जी, पहले जी। ही उसकी बात कर लूं क्योंकि ये बड़ी बिल्कुल। दफा सवाल भी आया है कि आप जब ऊपर के विजडम टीथ जिसको अक्ल दाढ़ भी अक्ल कहते दाढ़ हैं, भी ये कहते पीछे हैं। की साइड पे होते हैं बिल्कुल अक्सर। है। मेरे तो खैर हॉरिजॉन्टल थे, उस पर किसी और दिन बात करेंगे तो वो निकालने पड़े थे चारों सर्जरी के थ्रू। तो ये पीछे वाली जो दाढ़ होती है ये लेटर ऑन लाइफ में निकलती है। कहते हैं कि अगर इसको निकलवा लें तो आपकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। नहीं मैम, ये ना एक अजीब सा मिथ है। मतलब मैंने जब करियर स्टार्ट किया, इवन कि जब मैं स्टूडेंट भी था, जब भी ये बात हुई है, ऊपर की देखें जो जॉ है उसमें जितने भी दांत हैं उसको एक नर्व सप्लाई जो है वो पूरे दांतों को जो है वो कर रही है, पूरे मसूड़ों को भी एक नर्व सप्लाई आ रही है। एक छोटी सी बात यह है कि अगर हम लोग ऊपर की अकल दाढ़ें एक्सट्रैक्ट करवा देते हैं या वो मुंह में नहीं रहती तो बीनाई किस तरह से कमज़ोर हो सकती है। जो अकल दाढ़ों को जो नर्व और जो ब्लड सप्लाई कर रही है वो अलग है, जो आंखों की सप्लाई है वो डायरेक्टली ब्रेन से आ रही है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है अकल दाढ़ से। और एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात है, जब बुढ़ापा आता है, जब सारे दांत मुंह में मौजूद नहीं होते तो अकल दाढ़ भी नहीं होती। तो मेरे हिसाब से तो उन सारे लोगों को जो है वो ब्लाइंडनेस आ जानी चाहिए, जो हमारे बूढ़े लोग हैं जिनके मुंह में दांत ही नहीं है, जिनके मुंह में सिर्फ डेंचर्स हैं। बड़ी लॉजिकल आपने वैसे मतलब बात की इट्स जस्ट अ कॉमन और सेंस। बात ये कि व्यूअर्स मेरे भी चारों दांत रिमूव होने थे क्योंकि मेरे ना इस तरह हॉरिजॉन्टल थे। दांत आपका ऐसे होना चाहिए या एंगुलर जरा होना चाहिए, बिल्कुल। मेरे बिल्कुल सीधे इस तरह करके थे। मुझे माइग्रेन की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बार बार जाऊं और समझ ना आए और डॉक्टर कहे कि भाई क्या इशू। हमने खैर वो डेंटिस्ट के पास भी डेंटिस्ट के गई, मैंने पास। उन्होंने कहा एक सेकंड मुझे चेक करना है तो तुम्हारे Wisdom विजडम टीथ tooth की की। क्या प्लेसमेंट है। एक्सरे कराई, उन्होंने कहा तुम्हारे हैं ही हॉरिजॉन्टल, इसीलिए तो तुम्हारे वो पुश करते हैं पुश तो करते तुम्हारी हैं जान बहुत। जाती है। तो वो फिर निकाले, ना तो आंखें खराब हुई ना कुछ और हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे ना, मैंने स्केलिंग पे बात करनी है। जी, जी, बिल्कुल। स्केलिंग, मुझे इतने लोगों ने कहा है कि तुम स्केलिंग क्यों कराती हो हर 6 महीने के बाद, तुम्हारी तो दांत कमजोर हो जाएंगे, दांत गिर जाएंगे। अब मैं भी पैनिक में आ गई हूँ। स्केलिंग है क्या, व्यूअर्स को बताएंगे, और फिर क्या आपके दांत एक्चुअली कमजोर हो जाते हैं इससे, व्हाट्स द प्रॉब्लम, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, वी हैव द ब्रिलियंट डॉक्टर मोहम्मद सलमान राशिद विद अस। हम बात, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री के और डेंटिस्ट भी हैं। तेज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त है और मैंने छोटे छोटे अब सवाल करने हैं। डॉक्टर साहब स्केलिंग क्या होती है और क्या स्केलिंग से दांत कमज़ोर होते हैं? अच्छा, स्केलिंग वो प्रोसीजर है कि जिसके अंदर हम लोग दांतों के ऊपर जो प्लाक और कैलकुलस होता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। ये जो एक मिथ है ना कि स्केलिंग से दांत कमज़ोर होते हैं, एक्चुअली दांत कभी भी कमज़ोर नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि दांत मसूड़े के अंदर है और मसूड़ा, हड्डी और दांत, ये पूरे तीनों यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच है। जिसको हम उर्दू में एक वर्ड कहते हैं, दांतों पे कुरेड़ा, ये एक उरली सी जम जाती है, वो दांत और हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होता है। उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया उसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, वो आपके दांतों को, आपके मसूड़ों को, आपकी हड्डी को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि दांत खुद ब खुद हिलना शुरू करते हैं। जब हम उस प्लाक और कैलकुलस को रिमूव करते हैं उस वक्त आपके दांतों का सही स्टेटस आपके सामने आता है। तो एक्चुअली प्लाक और कैलकुलस, क्योंकि दांत को इस तरीके से उसने पकड़ा हुआ होता है कि हमें ये लगता है कि जी हम जब तक स्केलिंग हमने नहीं करवाई तो दांत ठीक है, लेकिन एक्चुअली उस प्लाक और कैलकुलस की वजह से जो मसूड़े बर्बाद होते हैं, जो दांत की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी की वजह से दांत हिलना शुरू होते हैं। अगेन यानी कि फाउंडेशन कमजोर होती है, दांत नहीं कमजोर, दांत कभी कमजोर नहीं होते। लेकिन डॉक्टर साहब टूटते भी तो है दांत, टूट भी तो जाते हैं, चिप भी तो हो जाता है। अच्छा, स्केलिंग करने का एक प्रॉपर मेथड है, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप उस प्रॉपर मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, उससे डेफिनेटली जो दांत की जो सबसे एक आउटर लेयर है वो डैमेज होगी। और स्केलिंग जो है वो आपको हर 6 to 12 मंथ्स में रिकमेंडेड है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोअप कि आपका डेंटिस्ट जब आपकी चार्टिंग करता है, जब आप फॉलोअप्स पे जाते हैं, तो अगर आपका डेंटिस्ट चार्टिंग करता है, वो जो कि उसको करनी भी चाहिए, अगर वो समझता है कि यू रिक्वायर द स्केलिंग, देन फिर आप स्केलिंग के कैंडिडेट होते हैं। माय मुझे एवरी 6 मंथ ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मैं बहुत गंद बला खाती हूँ और चाय भी, आपको पता है अक्सर इंसान चाय पी के भूल जाता है कि आपने कुल्ली करनी है, तो बड़ी बेसिक चीज़ें जो हैं वो जब रह जाती हैं तो, और मेरा ज़्यादा है, नेचुरली मेरा प्लाक बिल्डअप ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो मैं हर 6 मंथ जाती हूँ। मुझे कहते खुद 2 साल में एक दफ़ा जाना चाहिए। मैंने कहा यार तुसी डॉक्टर हो या डॉक्टर है। और बाय द वे व्यूअर्स, मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं, प्लीज़ क्वालिफिकेशन चेक करके जाया करें। ऑब्वियसली डॉक्टर साहब आप तो नहीं ये बात कहेंगे, मैं तो ये ज़रूर कहती हूँ कि मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं। देखिए ये हर, आप अपने घर की तामीर जो है वो डॉक्टर से नहीं कराएंगे, उसी तरह आप किसी कंस्ट्रक्शन के बंदे से अपने दांत नहीं ठीक करवाएंगे, तो प्रॉपर बंदे के पास जाएं। और प्लीज़ ये जो ठेलो शेले जिन्होंने लगाए हुए होते हैं, कुर्सी लगाई हुई है और उसी चीज़ के साथ सब करें, हेपेटाइटिस फैलता है, बीमारियां फैलती हैं और ये गलत काम है और ये इलीगल काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट दांत
सफ़ेद करने के बड़ी चीज़ें हैं। मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तो एक स्ट्रिप्स आई थी जो आप लगाते थे रात को और सुबह उठते थे तो आपके दांत लाइट होते थे और आप वो लगाते रहते थे पूरे 30 दिन या 45 डेज उसकी किट आती थी। अब आधा घंटा लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन ये ओवर द काउंटर होते हैं, लोग बाहर से भी ले आते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है और इवन पूरे द वेस्टर्न वर्ल्ड में कि जी दांत बहुत लाइट होने चाहिए, दांत सफ़ेद दिखने चाहिए। मैं सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके सबसे पहले अपना ओरल एग्जामिनेशन करवाएं। क्या आपको वाइटनिंग की ज़रूरत है? क्या आपके मसूड़े इस काबिल हैं कि वो वाइटनिंग का प्रोसीजर उन पे परफॉर्म किया जाए? सेकेंडली, ओवर द काउंटर मैडम जब आप प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, माशाल्लाह कोई उस प्रोडक्ट्स को पढ़ने की जहमत भी नहीं करता, और अगर कोई पढ़ भी ले उसको इंटरप्रेट भी नहीं करता कि इसके अंदर कौन सा केमिकल है जो कि हमारे मसूड़ों के लिए कितना नुकसानदेह। एंड चेरी ऑन द टॉप, उनको ये भी नहीं पता होता कि हमने बस दांत सफ़ेद करने, वो अपनी मर्ज़ी से उन स्टेप्स को इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे दांत की हड्डी नेचुरली ज़रा सी येलो है, मैंने कराई है 2-3 दफ़ा डेंटिस्ट से भी, लेकिन वो वापस हो जाती है अपने कलर पे, रिलैप्स होती है वो। देखें, कुछ लोग होते हैं जिनकी हड्डी सफ़ेद होती है और पिलाहट आ गई होती है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वो हैं कैंडिडेट्स वाइटनिंग के, राइट? देखिए, वाइटनिंग के प्रॉब्लम क्या है कि जब आप वाइटनिंग करवाते हैं और मेरी तो जान निकल गई थी कसम से, इतना पेन, ठंडा गर्म महसूस होना, मसूड़ों में से खून आना शुरू हो गया था। मैं मेरे में तो नहीं। अब देखिए, हर कैंडिडेट, वही मैंने कहा ना कि ब्लीचिंग के लिए रिकमेंडेड होता भी नहीं है। सबसे पहले एग्जामिनेशन से ये इवैल्यूएट करना चाहिए कि अगर मैं इस पेशेंट की ब्लीचिंग करता हूँ, कोई भी डेंटिस्ट है, तो क्या ये इसके ओरल हेल्थ के लिए बेहतर है? क्या हम ब्लीचिंग करने के बाद ऐसा तो नहीं है वो और किसी ठंडे गर्म या किसी मसूड़ों से खून आना या और किसी प्रॉब्लम में जो है वो उनको स्टार्ट हो सकती है। सेकंड बात ये है कि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स के अंदर जो ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं उनकी बहुत हाई कंसंट्रेशन होती है, और वो कंसंट्रेशन आपको पता नहीं होती और आप उसको गलत तरीके से जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। सो आई वोंट रिकमेंड कि करानी है वाइटनिंग, सबसे पहले तो डॉक्टर से पूछें कि आप वाइबल कैंडिडेट हैं भी, और अगर हैं तो उसी से करवाएं जिससे पूछ रहे हैं। अजीब प्लीज़ देखिए, कुछ टोटके होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स हैं, ये उसी तरह है जिस तरह हम लोग 4 क्रीमें मिक्स करके ख़वातीन मुंह और गले पे लगा लेती हैं और फिर स्किन भी पतली हो जाती है, ग्रे भी हो जाता है, मुंह पे बाल भी आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, बहुत से मरीज़ ब्रेसेस और अलाइनर्स की तरफ जाते हैं। क्या हर बंदा ब्रेसेस और अलाइनर हर दूसरा बंदा लगवा रहा है? अच्छा, हर दूसरा बंदा ही लगवा रहा है, ये हमारे यहाँ ना एक मिथ है और हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल पड़ा है, एक स्टेटस सिंबल भी समहाउ कहीं समझा जाता है कि जी दांतों में ब्रेसेस लगे हुए हैं, और लोग अपने जो दांत आगे पीछे होते हैं उनको सही करवाने के लिए ब्रेसेस लगवाते हैं या शौक़ में लगवाते हैं। एक जनरल एक राय अवामुन्नास में जो है वो पाई जाती है। देखें, हर कैंडिडेट नहीं है कि आप उसको ब्रेसेस लगाएं, और हर कैंडिडेट अलाइनर्स का भी पेशेंट नहीं होता। हम इस चीज़ को बहुत पहले भी रेडिकेट कर सकते हैं। जब आपका बच्चा छोटा होता है, 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, अगर उस वक्त अगर आपके दांत सही तरीके से प्रॉपर्ली अलाइन नहीं हो रहे या आपका जबड़ा छोटा है, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, वो उन चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे। बाज़ औक़ात मसला दांतों का नहीं होता, हड्डी का भी होता है। हड्डी बड़ी कंस्ट्रक्टेड होती है, हम उसको निगलेक्ट करते हैं पेरेंट्स, और वो इस एज में जाके जो है वो ब्रेसेस लगवाते हैं। ब्रेसेस लगा के दांतों को साफ़ करना मैम एक बहुत मुश्किल काम है। आई नो, मेरे बेटे हमजा और अलाइनर्स जो है उसके तो खैर दांत ऊपर थे और उनको नीचे लाना था, वो एक पूरा मतलब पिछले 4-5 साल से कहानी चल रही है क्योंकि उसके सेटल। और आपने वो ग्रोइंग एज के अंदर उनको लगवाया होगा। ग्रोइंग एज के अंदर जब लड़के और लड़कियां जब ग्रो करते हैं, उस वक्त उनके मॉडिफिकेशंस करना, उस वक्त उनको चीज़ करना डिफ़िकल्ट होता है, और बहुत लंबे टाइम तक भी ब्रेसेस जो है वो इस वजह से लगते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए देखिए, बड़ों की आदतें चेंज करना ज़रा मुश्किल होती हैं। बच्चों के साथ अगर बंदा सही तरीके से चले, बच्चों के दांतों में जब कीड़े लगते हैं ना, मुझे बड़ा दुख होता है। इसमें क्या जंक फूड का ताल्लुक है? क्या बच्चे दांत नहीं सही टाइम पे क्या इशू है बच्चों को? क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ में ब्लेम करूँगा पेरेंट्स को, बोथ मदर एंड दी फादर। आपके घर में जिस तरीके का माहौल होगा, आपके घर में जिस तरीके का डाइट पैटर्न होगा, देखें बच्चे दांत साफ़ इतनी आसानी से नहीं करते। हम किसी बड़े को कोई एडवाइस देते हैं, वो फॉलो करते हैं, लेकिन बच्चों को आपको अपने साथ लगाना पड़ता है। जंक फूड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जंक फूड के अंदर इस तरह की बहुत सारी फिज़ी ड्रिंक्स होती हैं और प्रोटीन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि स्टिकी फूड होता है, वो दांतों के ऊपर लगा रहता है। बच्चे वो खाते हैं वो सारी चीज़ें और वो दांत साफ़ भी नहीं करते, वो दांत साफ़ करना भी भूल जाते हैं। प्लस इसके अलावा डाइट के अंदर जब ये जंक फूड बहुत ज़्यादा ऐड होता है, ये दांतों के अंदर कीड़ा लगने का एक बहुत
इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। प्लस दांत ना साफ़ करना, दिनों तक ना दांत साफ़ करना, प्लस दांत साफ़ कर भी लिए बच्चों ने तो वो बड़ी जल्दी जल्दी में उन्होंने किए, मम्मा इधर गई बाबा उधर गए, बस उन्होंने जल्दी से साफ़ किया मम्मा पापा को दिखाने के लिए। तो ये सारे एलिमेंट हैं। लेकिन अगेन मैं इस बात को कहता हूँ कि पेरेंट्स का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि अभी आपने बहुत अच्छी एक लाइव एग्जाम्पल दी कि आप अपनी बच्ची को टीच करने के लिए पहले आप उसको खुद ब्रश करेंगे, आपने उसको एजुकेट किया कि भाई मैं भी कर रही हूँ, तुम भी मेरे साथ ब्रश करो। नोटिस किया कि नमाज पढ़ती हूँ तो साथ ही आके बैठ जाती है वगैरह ये सारा कुछ। तो मैंने कहा जब बच्ची ये कर रही है तो दांत भी साफ और करेगी। यही मैंने बात हसन और हमजा के साथ नोट की और उसी को मैं आगे लेके चली हूँ। व्यूअर्स, अल्टीमेटली वही वाली बात है जो डॉक्टर साहब का आई थिंक मैसेज भी है कि देखिए स्मोकिंग, छालिया, वेपिंग, इन सब चीज़ों से इज्तनाब करें। सबसे पहले तो ये तो डायरेक्ट डैमेज करने वाली बात है अपने फेफड़े शेफड़े और इंटरनल सिस्टम तो अपनी जगह। और बाय द वे छालिया वगैरह से माउथ कैंसर हो जाता है, डेफिनेटली होता है, उसकी फाइब्रोसिस होती है उसमें और मुंह पर एक माउथ ओपनिंग लिमिटेड हो जाती है और ये प्री कैंसरस कंडीशन है। और हमारे यहाँ छालियाँ आपको पता है बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चल पड़ा है, स्मोक का ट्रेंड चल पड़ा है और इस चीज़ को हमें स्टॉप करना चाहिए। बेसिकली पेरेंट्स का भी इधर रोल है, टीचर्स का, टीचर्स डे के हवाले से स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह ये एक रोल है कि इन सब को, इन चीज़ों को एरेडिकेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू इतनी डिटेल से एक्सप्लेन करने का। यूजुअली लोग आते हैं वो दांत ब्रश करने दिखा देते हैं व्हाटएवर, बट ये बड़े सवाल हैं जिन पे लोग एक दूसरे को अजीब मशवरे भी दे रहे होते हैं। तो थैंक यू एक तो चीज़ें क्लियर करने का और हमें प्रॉपर गाइडेंस देने का। थैंक यू सो मच मैम कि आपने इनवाइट किया। व्यूअर्स, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद एक ऐसी पर्सनैलिटी, दांतों की बात हो रही है तो उनकी स्माइल भी बहुत अच्छी है और उनसे ये भी जानेंगे कि उनके कौन से उस्ताद हैं, असातिज़ा हैं जिन्होंने उनको इस स्टेज पे पहुंचाया। हमारे मुल्क के बहुत बड़े स्टार हैं, उनसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी अब हमारे साथ है। ही इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर, ही इज सच अ ब्रिलियंट होस्ट और बड़ा ही प्यारा इंसान है। अक्सर मुझे कहते हैं तुम हमेशा लोगों की पर्सनालिटी के बारे में बात करती हो, जब भी इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं उसकी आज आप एक्सप्लेनेशन भी दे दूँ। व्यूअर्स, इस मीडिया इंडस्ट्री में बड़े क्लियरली दो किस्म के लोग हैं। एक जो आपको मुंह नहीं लगाते, आपके सुख दुख में आपका साथ नहीं देते, मतलब उनको ये होता है कि एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, हम काम कर रहे हैं, उसके बाद हमने आपसे ताल्लुक नहीं रखना, वो उनका राइट है। और कुछ लोग होते हैं जो अपना काम भी कर रहे होते हैं, प्रोफेशनली भी चल रहे होते हैं, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प और सपोर्ट भी करते हैं, चुपके चुपके से भी, और कभी कभी पब्लिक फोरम्स भी क्रिएट करते हैं दूसरों के काम आने के लिए। उनमें से एक पर्सनालिटी आज हमारे साथ है, तो मैंने कहा उनको थोड़ा हाईलाइट भी करें। आप तो खैर इनको सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे वगैरह पे फॉलो करते ही हैं, बड़े डांटे खा के अब शुक्र है अल्लाह का यूट्यूबिंग की तरफ भी आने वाले हैं। हमारे साथ है द ब्रिलियंट, द टैलेंटेड, मेरा बहुत ही लाडला प्यारा छोटा भाई बिलाल कुरैशी। Thank you so much. Thank you so much. How you doing, Billy? What's up, bro? What's up? up? What's up? अच्छा बिलाल, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जब हम करियर की बात करते हैं, किसी भी और चीज़ की बात करते हैं, मेरी आपसे पहले ये गुफ्तगुएं हो चुकी हैं बहुत। मैं एक्चुअली, क्योंकि आज वर्ल्ड टीचर्स डे है और ऑफ द रिकॉर्ड आप इतनी बातें करते हो अपने असातिज़ा के बारे में, तो आई वांट टू, मैं आपका ओपिनियन चाहती हूँ। आज वर्ल्ड टीचर्स डे की मुनासबत से क्या कहोगे? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे टीचर्स जो हैं दुनिया भर में, जहाँ जहाँ भी अगर कोई टीचर हमें देख रहा है, सुन रहा है, तो आपको सलाम पेश करते हैं और जितनी आपकी तारीफ़ करें कम, क्योंकि मेरे ख्याल से एक इंसान को इंसान बनाने में जितना वालिदैन का हाथ होता है उतना ही टीचर्स का भी होता है। और इनिशियल बेसिक जो आपकी तरबियत है वो तो बेशक वालिदैन करते हैं, लेकिन टीचर्स अगर अच्छे मिल जाएं, दो स्टूडेंट्स आर द लकीएस्ट वन। सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स। और अभी जब जुगन, और स्पेशली इनके बच्चों के टीचर्स, हाँ स्पेशली मेरे बच्चों की टीचर्स मोहब्बत प्यार से। अच्छा नहीं, ये सच भी है कि जब मेरे बेटे का स्कूल में एडमिशन हुआ तो मैं फर्स्ट डे बहुत कॉन्शियस था कि उसकी जो टीचर है, क्लास टीचर, आई वांटेड टू मीट हर, और मैं देखना चाहता था कि वो कैसी है। एक होता है ना, एक भाई क्लास टीचर तो स्कूल में मामा होती है आपकी। अच्छा, दैट्स व्हाट शी सेड। उन्होंने कहा कि बिलाल, यू डोंट वरी, आई एम हिज स्कूल मदर। ये बात इतनी टची थी, मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा कि इफ़ शी ओन्स हर स्टूडेंट एज अ चाइल्ड, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और जैसे अभी जुगन जो हैं, ये हमारे मीडिया फील्ड में भी एक टीचर का ही काम करती हैं, और अभी जब ये शुरू में भी बोल रही थी, ये ऑफ कैमरा भी टीचर हैं और ऑन कैमरा भी हमारी टीचर हैं। तो इसको तो मैं खैर डांटती रहती हूँ, मेरे काबू कोई आ जाए ना बच्चा, तो मैं कहती हूँ आ जा इधर, मैं तो सीधा तो करूँ ना। मेरे बच्चे हो गए, लेकिन मैं अभी तक बच्चा हूँ। भाई मेरे लिए तो यू यंगर देन मी, सो मेरे लिए तो तुम छोटे भाई हो। और मैंने आपको क्या बताया, मेरा छोटा भाई मेरे से 13 महीने छोटा है, लेकिन मैं उसको भी बेटा कहती हूँ। सो यू तो आर मच यंगर, सो इट्स ओके। अच्छा बिलाल, पहला जो प्रोजेक्ट है वो भी
वो पीटीवी पे ऑन एयर हुआ और वो भी टीचर्स डे पे ऑन Yes. एयर हुआ। कुछ बताओगे इसके बारे में? दैट्स वेरी वेरी कोइंसिडेंस कि आज टीचर्स डे भी और जो मेरा पहला प्रोजेक्ट है एक टेलीफिल्म मेरी की पीटीवी पे नन्ना सा दिल, और उसकी स्टोरी जो थी वो ये थी कि एक स्टूडेंट को अपनी टीचर से प्यार हो जाता है। आई मीन प्यार हो जाता है, वो जिसे कहते हैं ना लव, वो वाला प्यार। और आपको हुआ था ये लव? जी मैं ही था वो क्या student। मैं अब आपका करूं? नहीं क्यों, तो प्यार तो अच्छी चीज़ है, हो जाना चाहिए। नहीं ऐसा ऐसे नहीं होना चाहिए। टीचर्स तो नहीं देखो ना, वो आइडियलाइज करते हैं हम अपने टीचर्स को। टीचर्स जो होते हैं हमारे लिए एक रोल मॉडल होते हैं, और वो प्यार जो होता है प्यार होता है, वो बहुत प्यारा होता है। नन्हे से दिल को फिर शादी हुई टीचर से? नहीं, थप्पड़ पड़ गया। मैं सच के जाऊं, जैसे मैंने टीचर को कहा कि जो भी उनका नाम था मुझे याद भी नहीं, कि मिस आई लव यू, चपाट। पीछे नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने का आलाप बजा, एथो मेरे नन्हे नन्हे आंसू, नन्हे से दिल। और वो बड़ी यादगार है, क्योंकि मैं भी उस वक्त न्यूली बिल्कुल मैंने स्टार्ट किया था एज एन एक्टर, तो और थप्पड़ मैंने रियल खाया था बाय द वे। सो टीचर का थप्पड़ जो है वो बड़े खुशकिस्मत लोगों को पड़ता है। जिनको पड़ता है वो ये ना समझे कि क्यों पड़ा है, वो ये कहें कि अच्छी बात है पड़ा है, बड़ी इस्लाह हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इस फील्ड में सबसे पहले तो देखो बचपन में जो टीचर्स होते हैं ना, वही हमें बनाता। इतना खुश क्यों हो रहे हो? मुझे अच्छी हुई थी कि बुरी हुई थी? आप अच्छी लग रही हैं आज, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ। हाँ, बिलाल ने कहा कि आज आप अच्छी लग रही है। नहीं, कहता है अच्छी लग रही है लेकिन टीवी पे अच्छी लग रही थी। मैंने कहा अच्छा इन पर्सन बुरी लग रही हो। मैंने कहा चलो बिलाल, आज 6 हफ्ते के बाद नहा के आई हूँ तो इसलिए यू नो। माशाल्लाह। सो आज शावर डे भी है। आज शावर डे भी है, पानी भी बचाते हैं। मजाक कर रही हूँ व्यूअर्स, अल्लाह हालांकि सब रोज आती हूँ। वायरल हो जाएगा जुगन काजी। इससे मुझे 6 महीने बाद। नहीं, मुझे जब भी कोई कहता है ना बड़ी अच्छी लग रही हो, कहती हूँ नहा के आई। तो कहते हैं क्या मतलब तुम वैसे नहीं नहाती? भाई बड़े एहतियात से लाइव ट्रांसमिशन में हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि आजकल चीजें यूं वायरल होती हैं। तो अच्छा, मैं इसलिए एहतियात से नहीं बोलती, मेरे जो व्यूअर्स है ना बहुत मेरे हाँ, लाडले हैं, वो मेरी कोई बुरी बात नहीं वायरल नहीं, करते। मैं बड़ी अजीबोगरीब बातें करती हूँ नेचुरल माशाल्लाह। आपको पता है इस बात का, मैं बड़ी अजीबोगरीब बातें करती हूँ और मुझे व्यूअर्स ही माफ करते थे, कहते हैं पागल है। तो आज आप अजीब और गरीब दोनों को साथ देख रहे हैं। नहीं, दोनों ही गरीब हैं। आजकल हम सभी गरीब हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि स्कूल लाइफ में हु वाज योर, वो कौन से टीचर्स हैं जो याद है स्कूल कॉलेज के लाइफ में? उसके बाद फिर मैं आऊँगी फील्ड के टीचर्स। स्कूल में इनिशियली मेरा जो स्कूल था, आई एम सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर से। शो ही मारनी थी ना आपने? नहीं, शो नहीं मारनी थी, मेरी नज़र में ये शो नहीं है। पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स है। नहीं, वो तो इसमें शो नहीं मारे, वो तो एक ये कि लकीली उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है ना। मैं शो उस चीज़ पे मारूंगा जो मैंने अचीव की हो। ये तो मेरे वालिदैन ने मुझे उधर एडमिशन करवाया, तो वो बड़ा अच्छा रूटीन होता था। मैं हॉस्टलाइट था, जो कि जुल्म है मुझे लगता है, तारे ज़मीन पर मुझ पे बनी है। मैं बहुत रोता था। सो मैं अपनी अम्मी से आज भी नाराज़ होता हूँ। मैं अम्मी से आज भी नाराज़ होता हूँ कि हॉस्टल में मुझे क्यों करवाया। लेकिन ये कि वहाँ पे बड़े अच्छे टीचर्स थे, बड़ा एक स्ट्रिक्ट माहौल था, बड़ा डिसिप्लिन था, जिसने बहुत कुछ सिखाया, जो उस वक्त बुरा लगता था, जो उस वक्त बुरा लगता था और अब अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं सऊदी अरब चला गया, वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल रियाद में मेरा बचपन जो गुजरा है काफ़ी, वहाँ पे भी पढ़ा मैंने, इंटर तक वहीं पे था। तो वहाँ सर नाज होते थे मैथमेटिक्स के। उनका नाम था सर नाज। मैं नाज तो बुला नहीं सकता, सर नाज। और वो कहते थे नाज के डिक्शनरी में नो वर्ड नहीं है। मजाक ना करें, सीरियसली, ये उनका पेट जुमला था। नाज, अगर कोई उनसे रिलेटेड देख भी रहा हो, पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल के हमारे मैथमेटिक्स के टीचर सर नाज, क्योंकि मुझे पता नहीं वो कहाँ पर हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, तो अगर कोई देख रहा हो तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करे, मैं उनसे कांटेक्ट करना चाहूँगा। तो वो बड़े ज़बरदस्त उनकी पर्सनैलिटी होती थी, और उन्होंने ना वो बच्चों में बड़ा ये विल आती थी कि देयर इज़ नो वर्ड इन यू नो, मेरी डिक्शनरी में नो का वर्ड ही और होना भी नहीं चाहिए। यस। अच्छा, सो वो आपको वो बड़े इंस्पायरिंग। और हमारे पीटी के टीचर थे जो कहते थे बलाल, तो वो मुझे बड़े बुरे लगते थे इस वजह से कि वो बलाल क्यों कहते थे। अगर आप भी देख रहे हैं नहीं, तो आप प्लीज बलाल से राब्ता करें। भाई जब ये वाला बिलाल बला बन जाता है तो ये बलाल बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और ये बना भी आगे जाके बला, बस ठीक है, वो भी ड्रामा आप पे ही बना था। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि ये हो गया, अब जब इंडस्ट्री में आए, क्या इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम अपना उस्ताद समझते हैं? क्योंकि एक लफ्ज़ भी कोई आपको सिखाए वो आपका उस्ताद है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। सो इंडस्ट्री में किसको अपना मेंटोर या कभी मसला हो, कुछ सवाल हो तो पूछते हो, गाइडेंस लेते हो? वेल, आज मैं पीटीवी होम पर आया हूँ बड़े अरसे बाद, और ये वो इदारा है, ये वो जगह है जहाँ पे आपको याद होगा नाइट टाइम ट्रांसमिशन होती थी लाइव। तो मैं नूर भाई को, नूर जो है मोहम्मद नूर हसन जो है, नूरुल हसन हमारे मोस्ट सीनियर एंकर पर्सन मेरे बड़े ही प्यारे भाई हैं, मेरा तो बहुत उनसे बहुत अल्लाह उनको सलामत रखे, बहुत ही प्यारा इंसान है। मैंने उनसे बहुत सीखा। मैं अगर अपनी होस्टिंग में उस्ताद का दर्जा दूंगा तो उनको दूंगा। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि आपका मेहमान जो भी है, वो कैलिबर में आपसे बड़ा है, छोटा है, जो भी है, व्हाट्सएवर,
आपने रिस्पेक्ट देनी है, नीवे होके चलो। आपने इज्जत करनी है, और मेहमान और मेज़बान का जो बेसिक फ़र्क है वो उन्होंने सिखाया, और उनकी भी आप भाई वो hosting में किसके देखें। स्टूडेंट है? अशफाक साहब के, देख लें बिल्कुल ऐसे उनकी ही है, मिसेस के। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह उन दोनों के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। आमीन। बट देखे ना कि वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ अब देखे ना एक अच्छा उस्ताद जनरेशंस ऑफ गुड Yes, स्टूडेंट्स क्रिएट yes, करता है। yes, yes, उनसे अब और आप वही- सीखते हैं, मैं भी सीखती हूँ, बिल्कुल। और अल्लाह करे कि हमारे से भी कोई अच्छी गाइडेंस मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वही जो बातें मैंने नूर भाई से सीखी हैं, मेरे अगर जूनियर्स मुझसे पूछते हैं या द पीपल हु वांट टू बिकम अ होस्ट और जो शोबिज़ इंडस्ट्री में, तो मैं भी उनको ये समझाता हूँ, वही ट्रांसफ़र करता हूँ बातें ना। तो आपने सही कहा कि वो जो सिलसिला है जो चलता है अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम का, वो बहुत देर तक जाता है और जाना चाहिए भी। आप किसको वैसे उस्ताद मानती हैं? मानती भी हैं किसी को कि नहीं? मैं तुसी तो उन जी actually बड़े बहुत उस्ताद से हो। लोगों को अपना उस्ताद मानती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। रेशम, इवन दो शी इज़ नॉट दैट रेशम, मच ओल्डर the film star हाँ, रेशम? फिल्म स्टार। Ah. मेरी उनसे बहुत दोस्ती है, प्यार से उन्हें दीदी बुलाती हूँ। हमारा एज डिफरेंस बाय द वे ऐसा कुछ भी नहीं है, बट क्योंकि शी इज़ माई सीनियर वर्क वाइज, तो आई उसका बहुत बड़ा दिल है, वो बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा। शी इज़ माई मतलब टीचर इन दिस सेंस कि बड़ी जगहों पे मैं जहाँ कंफ्यूज होती थी, गाइडेंस होती थी, मैं बहुत डुल्ली जाती थी लोगों के लिए। शी टॉट मी कि यार डुल्ले जाओ, लेकिन उनके लिए जाओ जो मुस्तहिक हैं, जो प्रॉब्लम में हैं। इंडस्ट्री के लोग अगर आपको अप्रोच करते हैं किसी फेवर या किसी चीज़ के लिए, वो एक मुख्तलिफ बात है, तुम बिल्कुल ही ना बिछना जाया करो। तो एक उनसे भी मैंने आई लर्न अ लॉट फ्रॉम नुमान एजाज। नूमी भाई से तो Legend, खैर legend, मेरा इतना legend. प्यार है। नूरुल हसन, वन ऑफ माई टीचर्स। लड़ाई मेरी उनसे बहुत होती थी रमज़ान ट्रांसमिशन में, अच्छा। बड़ी लड़ाई होती थी, मैं उनसे रुस जाती थी। अच्छा, फिर वो ब्रेक में आके कहते तो तुम्हें ये हरकतें सूट करती हैं, तुम्हारा कैलिबर ये है कि तुम इन बातों पे नाराज़ हो। मैं वहीं कच्ची हो जाती थी। कहते बहन हो मेरी, तुम्हें सूट नहीं करती हैं बातें। मैं बिल्कुल ही इंसान बन के मैं कहती ओके नूर भाई। अच्छा, गुस्से पे कंट्रोल कैसे करें यार? मुझे भी शूट्स पे इवन वाइल होस्टिंग या वाइल एक्टिंग कभी कभी ऐसा गुस्सा आ जाता है जो कंट्रोल नहीं होता, और वो मुझे लगता है मेरा एक बड़ा वीकेस्ट पॉइंट है। मेरा भी ये सबसे कम वीकेस्ट क्या करें इसके लिए यार? बट आई थिंक बिलाल, आई थिंक जो मैंने चीज़ रियलाइज़ की है कि जब सेट पे आओ अपने मसले दरवाजे पे छोड़ के जाओ। एक तो ये बात हो गई, एटलीस्ट घरेलू और देखो हम सबकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट जो दूसरा स्टेप है ना इसको कंट्रोल करने का, कि अगर आपको कोई चीज़ सेट पे तंग कर रही है या कोई बंदा पागल कर रहा है, पता है मैंने अब क्या करना शुरू किया है? मैं ना इमेजिन करना शुरू कर देती हूँ कि जब हम छोटे होते थे तो टीवी पे वो शां शां नहीं शुरू हो जाती थी। मैं ना ऐसे प्रिटेंड करती हूँ कि जैसे शां शां मेरे कान में हो रही है। Okay. तो मैं नेगेटिव चीज़ बहुत, क्योंकि देखिए अगर कोई आपसे लड़ रहा है या झगड़ रहा है, आपसे फंसा, आप वापस पढ़े ना, जो लास्ट बात करते हैं ना बुरा वही होता है। yes, that's actually the problem. मैं इसीलिए तो बस के नीचे हर बार सुटती जाती थी कि उसने ये कहा था, क्योंकि लोगों को एंड वाली बात याद रहती है, किसी को ये नहीं शुरू बिल्कुल आता कि ठीक है, लड़ाई। बिल्कुल आप देखिए जो वीडियोस वायरल होती है बिलाल, तुमने नोट किए, हम लोग अगर कोई जरा सी भी चीज कह देते हैं वो लगा देते हैं, लोग ये नहीं लगाते कि मसला किसने शुरू किया How था। and where it started from, बिल्कुल ठीक है। इतनी इतनी सी क्लिप्स लगाई जाती हैं वायरल ही होने के लिए, अगलों की जिंदगियां बर्बाद करती जाती क्या हैं। आज से जुगन भी मेरी टीचर है, इन्होंने मुझे इतनी अच्छी बात सिखाई और समझाई। मैंने आपको क्या सिखाया और समझाया, आप हमें सिखाने वाले समझाने वाले। देखो बहुत ही बेहतरीन एक्टर हो, लेकिन अभी होस्टिंग की बात करें और क्योंकि इस मामले में हम कॉलीग्स हैं, तो मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि एज अ होस्ट रमज़ान ट्रांसमिशन भी होस्ट की, अदरवाइज यू आर ऑल्सो कॉर्पोरेट शोज भी होस्ट करते हो माशाल्लाह। जी। होस्टिंग से लगाओ या में एंट्री कैसे हुई? अच्छा, एक बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। अल्लाह जन्नत नसीब करे रुखसाना नूर साहिबा, सैयद नूर साहब की जो पहली बेगम थी, राइटर भी थी और बहुत सीनियर रुखसाना नूर साहिबा, उनके पास मैं गया था ऑडिशन के लिए एज एन एक्टर। शी इज सच अ ब्यूटीफुल पर्सन, शी वाज सच अ ब्यूटीफुल पर्सन। शी इज़ माशाल्लाह, स्टिल हम तो हमारे दिलों में तो जिंदा हैं। तो उन्होंने जब मैंने अपना ऑडिशन दिया, मुझे आज भी याद है कि जो उन्होंने कहा कि बेटा आप कुछ भी बोलें अपने बारे में जो आपने बोलना है। तो मैंने जब बोलना शुरू किया और मैंने नॉन स्टॉप आ ऊ ई के बगैर फ्लुएंटली जब बोल दिया, सो राइट आफ्टर दैट उन्होंने मुझे कहा कि आप एक्टर तो बनना चाहते हैं, ठीक है, आप होस्ट क्यों नहीं बनते? मैनू पता ही नहीं सी कि भाई मैं तो क्या, होस्ट तो सिर्फ जुगन है, मैं कैसे बनूंगा? ले तो अच्छा तो फिर खैर उन्होंने ये क्रेडिट उनको जाता कमेटी है, डालनी जरूरी थी ना। ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने मुझे इस तरफ मुझे सोचने पर उन्होंने आमादा किया कि मैं होस्टिंग भी करूं, और मैंने बड़ा अच्छा कमाया होस्टिंग से अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ होस्ट। और मुझे होस्टिंग में जो लाइव शोज़ है ना, जो लाइव होस्टिंग है उसका मज़ा आता है, रिकॉर्डेड का नहीं। तरान नहीं निकलता? नहीं, मेरा तरान नहीं निकलता, मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ लाइव होस्टिंग। फिलहाल देखो हम इंसान हैं, कुछ भी मुंह से निकल जाता है, कभी कोई इनअप्रोप्रिएट बात बिल्कुल निकल हो जाती जाती है, है। हो देखिए जाती है। रियलिटी है। देखिए नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम कभी कभी थोड़ी सी लूज लैंग्वेज यूज भी कर लेते हैं मजाक में ही, बट वो अगर ऑनर हो जाए
तो उससे फिर सारी जिंदगी के लिए आपको जज किया जाता है। तो कोई बात नहीं। देखिए मैं तो ये इंसान मानती हूँ कि से देखिए गलती हो टीवी पे जाती मैं एक है। डिफरेंट अंदाज में बात करती हूँ, ऑफ एयर कभी कभी जरा लूज टॉक हो भी जाती है, मैं आपको बड़ा ओपनली एडमिट कर हो रही हूँ। जाती है, बिल्कुल इंसान हो हूँ। जाती है, बिल्कुल। नहीं हमें पता है आप इंसान हैं, हमें नहीं यकीन है। यही तो मैं बार बार कहती हूँ कि इंसान हूँ। लोग कहते हैं सब कुछ है, इंसान नहीं है। नहीं, जो होस्ट होता है वो घोस्ट नहीं होता, वो भी इंसान होता है, तो इतना मार्जिन देते हैं। और मेरे ख्याल से आवाम भी अब बड़ी समझदार और बड़े बड़े दिल वाले लोग हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को। उनको भी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन और लहजा जो है वो सुनाई देता है और समझ आता है कि कौन दिल से बोल रहा है, कौन दिमाग से बोल रहा है, कौन सोच के बोल रहा है, तो वो फिर दरगुजर ज्यादा फैन फॉलोइंग होस्टिंग की वजह से आई है या एक्टिंग की वजह से? व्हाट डू यू थिंक ऑनेस्टली? आई थिंक एक्टिंग। मेरा एक प्रोजेक्ट था मुनाफिक, उसमें जो मेरा कैरेक्टर था हमजा का, उससे मुझे वर्ल्ड वाइड लाइक इंडिया से भी और काफ़ी ममालिक से जो है मेरे फ़ैन सर्कल जो है उससे बहुत इंक्रीज़ हुए और उससे मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक मिला। और मुझे भी लगता है कि मैं बेहतर एक्टर हूँ होस्ट के निस्बत। होस्ट में मेरा इतना नॉलेज नहीं है, शायद अंदाज़ और मेरा लहजा या आवाज़ ठीक है, लेकिन मेरा इतना नॉलेज नहीं है मेरे पास, जो सच्ची बात है। अब आपकी इजाज़त से ब्रेक की तरफ जाते जाते हमारी एक बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट, बहुत ब्रिलियंट सिंगर है, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, शी इज़ ऑल्सो अनदर लवली ह्यूमन बीइंग, उनको हम इनवाइट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक टीज़र दूंगी व्यूअर्स। हर कोई जब इनसे बात करता है तो इनकी और इनकी शादी और बच्चों की बात करता है और हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कभी रूसा के साथ आप मतलब कितना आपका अच्छा मतलब एक कपल ये वो व्हाटएवर। मैं इससे बिल्कुल ऑपोजिट बात आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या एक और स्टार से शादी करके आपको नहीं लगता कि आपकी आइडेंटिटी मिक्स हो गई है एक दूसरे के साथ? पहले आप दो इंडिविजुअल से, अब कुछ मिक्स से हो गए हैं। मैं देखती हूँ कि अक्सर सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं रहता, वो सेलिब्रिटी कपल बन जाता है। तो इसके बारे में बिलाल का क्या ओपिनियन? क्योंकि जब भी बात होती है तो बिलाल वाइफ को भी ले आना, उनको कोई कॉल करता है तो बिलाल को भी ले आना, कि जैसे मतलब बिल्कुल ठीक, दो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स है। इस पे मैंने बात करनी है ब्रेक के बाद। बट ब्रेक में जाते जाते बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही प्यारी उम्मे लैला शम्सी हमें ड्राइंग। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वी आर इन डायलॉग विद द ब्रिलियंट बिलाल कुरैशी और ऑफ कोर्स हमारे साथ अब प्यारी सी उम्मे लैला शम्सी भी हैं। अच्छा जी लैला, क्या सिचुएशन है आजकल, क्या मसरूफियात हैं आपकी? आजकल मैं और मेरी मदर हमारे बुटीक पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। और बुटीक के कपड़े पहने हुए आपने? हाँ जी, वेरी नाइस। थैंक यू। और दूसरा ये कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स मेरे आ रहे हैं, सूफियाना कलाम ही, तो उन पर भी बहुत काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। सो प्राउड ऑफ यू, Thank वेल you डन so बेटा, much. वेल डन। ओके बिलाल, जी। कुछ ज़रूरी सवाल हैं आपसे Yes, पूछने teacher. को। ये जो एक जर्नी रही है आपकी, एक्टिंग की भी होस्टिंग की भी, इसमें चैलेंजेस क्या फेस किए? हमेशा अच्छी बातें करते हो, कुछ ज़रा सख्त बातें भी आज हमें सुना दो। चैलेंजेस क्या फेस किए, क्या मसले फेस किए? एंड देन ऑफ कोर्स उसी से मैं कनेक्ट करूंगी गेटिंग मैरिड। गेटिंग मैरिड इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, चैलेंज ज़रूर है, क्योंकि इस फील्ड में चाहे मर्द शादी करे औरत करे, एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। एंड देन उसके बाद करियर की ट्रजेक्टरी बदल जाती है, चाहते हुए या ना चाहते हुए। तो सबसे पहले क्या चैलेंजेस फेस किए एज अ सिंगल पर्सन? ओके, एज अ सिंगल पर्सन लाइक इन द स्ट्रगल टाइम, जब आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होते हैं, तो क्योंकि हमारे ख़ानदान में आई एम द फर्स्ट वन हु जस्ट जॉइंड शोबिज़, तो वो जो रिश्तेदारों की डिस्करेजमेंट होती है और अजीब अजीब सी ताने और बातें होती हैं कि करने लग गए, अंदर को नहीं होना है कि कोई काम, जो 100 बातें आज वही जो हैं वो अपने रिश्तेदारों को यकीन दिला रहे होते हैं कि ये हमारा रिश्तेदार है। तो वो बड़ा चैलेंजिंग होता है मेरे ख्याल से किसी भी जो सेल्फ मेड आर्टिस्ट, यानी कि लड़के भी इसी ये ज़रूर मतलब जी, हमेशा जी, ये जी, कहा जी। जाता है ना कि ख़वातीन बड़े टफ टाइम से गुजरती हैं, अपने आप को जब मनवाना होता है इस फील्ड में और घर वालों को कन्विंस करना। आप कह रहे हो कि एज अ यंग मैन यस ऑल्सो और लेकिन फिर मैं फिर भी कहूँगा, क्योंकि आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द लेडीज़ हु डिड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड मेड देयर नेम लाइक यू एंड माई वाइफ एज वेल, और बहुत से लोग, और डेफिनेटली उनके लिए ज़्यादा स्ट्रगल होती है, लड़कों के लिए उस हिसाब से कम होती है, लेकिन फिर भी वी ऑल्सो हैव टू फेस ऑल दिस स्ट्रगल टाइम। तो वो बड़े चैलेंजेस होते हैं। फिर ये कि फील्ड में जब आप इन हो जाते हैं, जेलसी इश्यूज फेस किए आपने? लोगों ने काम खराब करने की कोशिश की? मुझे नहीं पता, मैं इसमें unsupportive पढ़ता भी रहे? नहीं हूँ, मैं इसमें पढ़ता, अगर कोई कर रहा है तो दैट्स हिज और हर पार्ट। बट हाँ, अब मैंने आपको बताया ना कि इनिशियली स्टेज पे जब आप फिर जब काम भी शुरू करते हैं तो शुरू में ना आपकी इज़्ज़त नहीं की जाती, आपको ना बड़ा अजीब तरीके से ट्रीट किया जाता है। मुझे ये है कि आप इज़्ज़त देकर तमीज़ से जान भी मांगेंगे तो हाजिर है, बदतमीज़ी से तो मैं किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन करनी पड़ी। शुरू में हमने की बर्दाश्त,
बहुत लोगों की बर्दाश्त की, क्योंकि जाहिर बात है वो एक बड़ा चैलेंज होता है, मेरे लिए वो बहुत बड़ा जब हम चैलेंज है। बदतमीजी की बात कर रहे हैं और एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैं, क्योंकि ये तो नहीं खुल के बोलेंगे, मैं बता देती हूँ आपको, डायरेक्टर्स भी रूड रहे, प्रोड्यूसर्स ने भी ऊंच नीच की बात की, जब पैसे मांगो करने के बाद पूरा प्रोजेक्ट, तो आगे से भाई तुम शुक्र करो कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट में जी। रख लिया, किस्म की बातें मैंने सुनी हुई हैं लोगों को कहते हुए। मुझसे अल्लाह का शुक्र है ये बात नहीं कही गई, लेकिन मुझे और बहुत बातें कही गई, आपको क्या जरूरत है पैसों की। मैंने कहा क्यों, मैं कोई Somehow on अरबपति the हूँ, other- मैं कोई खरबपति हूँ। Somehow on the other देखिए they अगर discourage. इंसान का रहन सहन और उठना बैठना लग रहा है आपको कि बहुत अच्छा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उस बंदे को पैसों की जरूरत नहीं है या वो काम नहीं और करता। मेहनत का रिवॉर्ड पैसे आसमान से तो नहीं गिर रहे ना। वी अर्न इट, वी डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और तो ये बड़े चैनल प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, को एक्टर्स, बिल्कुल करते हैं। आप कमरे में आ रहे हो तो आपको इस तरह का, मैंने देखा ना, अब जब मैं बैठी होती हूँ, देखती हूँ कभी कभी सीनियर जो है किसी सपोर्टिंग रोल के आर्टिस्ट अंदर आएगा तो वो उसको कुछ नहीं कहेंगे, जाके डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को कहेंगे कि भाई इसको तो बाहर निकालो, इसका क्या काम है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सबको जितने भी एडीज होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं, मैं इवन अगर डायरेक्टर से भी मेरी दोस्ती हो जाती है तो मैं कहता हूँ किसी भी आर्टिस्ट को, चाहे वो जिसको ये जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं, एक्स्ट्रा कहते हैं, व्हाटसोएवर, किसी को भी बुरे तरीके से ट्रीट ना करें, कल को यही सुपरस्टार होगा और कल को यहाँ यही भी स्टार सुपरस्टार होगा। हो, भूल जाओ बिलाल के सुपरस्टार होगा, जान आपने अल्लाह मियाँ को देनी है। बिल्कुल, इखलाक सबसे पहले, इखलाक सबसे एंड पहले। एट द एंड ऑफ द डे ये तो नहीं हो सकता ना कि आप किसी को गार्बेज की तरह ट्रीट Exactly, करें, exactly. वैसे ही आपको नहीं करना सो चाहिए। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। बाद में आप एक्टर बने, डायरेक्टर बने, होस्ट बने, व्हाटसोएवर, एक अच्छे इंसान बने, और एक अच्छा इंसान वही है जो दूसरे इंसान की इज्जत करे, दैट्स इट, और कोई क्राइटेरिया नहीं आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, एक रिस्पेक्ट की बात है। एग्जैक्टली एंड एग्जैक्टली। यू सी उन्हीं लोगों को आप डिसार्ट कर देते हैं जिन्होंने जो सबसे मुश्किल टाइम से गुजर रहे होते ऐसे ही हैं। है, आप ऐसे तो ही। इसी वाले कमरे में बैठे हैं, उनको आप क्यों कह रहे हैं कि जाओ गर्मी में बैठो सड़ो। और बाय द वे अगर आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है, आपको अलहदा कमरा चाहिए, आप अलहदा कमरा मांग लें। एंड लेट मी टेल यू हियर, आई स्टार्टेड एज एन एक्स्ट्रा, मैंने एज अ जूनियर आर्टिस्ट स्टार्ट किया था, तो मैं आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे ये कहते बताते हुए कोई शर्म नहीं कि मैंने एज एन एक्स्ट्रा स्टार्ट किया था, अब मैं हीरो आता हूँ। लेकिन बिलाल, लोग कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा से स्टार्ट करते हैं वो एक्स्ट्रा ही रहते हैं, थोड़ा इस पे क्लियर करो बात। नहीं, मेरे ख्याल से क्योंकि जो- बड़े यंग लोग नहीं आना चाहते, वो कहते हैं जी मैंने हीरो का दोस्त नहीं बनना, मैंने नहीं बनना हीरो का दोस्त। बहुत इसका से मैं तो ऐसे खुद लोग हीरो भी हूँ। हैं जो एक्स्ट्रा से स्टार्ट करते हैं और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आई मीन आई कंसीडर माई सेल्फ वन ऑफ देम, और इसमें कोई वो नहीं, लेकिन वही बात है ना कि जो दिल हार जाता है, उम्मीद छोड़ देता है कि नहीं 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 नहीं। दूसरा फिर ये कि आपको ना, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। कई लड़के लड़कियां हमें कहते हैं कि वी वांट टू बिकम एन एक्टर और होस्ट और मॉडल और एनीथिंग, सबसे पहले खुद को जज करें। जैसे अभी जुगन ने मुझे पूछा कि गाना क्यों नहीं गाते, तो मैंने कहा क्योंकि मैं बेसुरा हूँ, मुझे पता है मैं नहीं गा सकता। मैंने कहा ना मेरा सगा भाई है, बस सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बाकी हम हर तरीके से सगे हैं। हम किसी म्यूजिक डे पे भी हम साथ ही शो करेंगे और आपको और हम जरूर नहीं गाएंगे, जरूर गाएंगे, जरूर सुर नहीं में है, सब खुदा गाते का हैं, वास्ते बेसुरे में रुलाना है गाएंगे। लोगों को। बिलाल आपकी आवाज एक्चुअली माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बट मेरी आवाज आप सुन ही रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ कहने, उसको देखो ना जो असल जो एक्चुअली सिंगर आवाज- बैठी है, हंसी नहीं, जा रही ये है, वो आया। जो सुर में है वो हंसी जा रही है। ये वो कि वाली देख- बात है, आवाज से याद आया, कैसी हैं आप? कैसी आप ठीक सेट है, ठीक। ऑल गुड। अच्छा, अब वापस आते हैं उस चीज की तरफ, शादी शादी शादी, You see, शादी। शादी शादी हुई, हो बड़ी गई आपकी? रोमांटिक, बड़ी प्यारी। नहीं, वो इतनी खुशी से कह रही है, नहीं बेटा खुशी-खुशी हम, हाँ अब भी हम कह ही रहा हूं। तुम्हारी करवाएंगे, तुम देखो। साडी हुई तो ताडी भी हो ना, होएगी। सी ताड़े ना ताड़ी शादी करवाएंगे। शादी ना होगी, धमकी हो गई। अच्छा, बट शादी के बाद क्या चैलेंजेस फेस किए? क्योंकि मैं हमेशा बिलाल नरूसा सुनती हूँ, Right, मैं सिर्फ बिलाल कुरैशी क्यों नहीं सुनती, क्योंकि मैं Right. पहले सिर्फ बिलाल कुरैशी Right, सुनती थी right. और मैं सिर्फ उरूसा सुनती थी। अब ये कुछ मिक्स नहीं हो गए? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जो आज तक किसी होस्ट ने नहीं किया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एज वेल। मेरे ख्याल से जुगन ये होता है कि कहीं कहीं आप जो हैं वो, अगर आपके साथ कोई नाम जुड़ जाता है तो आपका नाम कम हो जाता है। मुझे लगता है कि हम दोनों का एक दूसरे के साथ नाम जुड़ने से हम दोनों का नाम ज़्यादा हुआ, ठीक है। उसकी एक वजह कि वी ओन एंड रिस्पेक्ट एंड लव एंड रिगार्ड इच अदर सो वेल। और वो ये नहीं है कि हम सिर्फ हमारी पोस्ट में या हमारी इंस्टा पे या हमारी आईडीज़ पे, सोशल मीडिया पे, अल्हम्दुलिल्लाह 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 जेन्युइनली आप हमारा शायद ऐसा है। 2% क्या 1% भी नहीं आपको पता कि एक्चुअली हो क्या रहा होता है। मुझे आजकल लोग कह रहे तुम बड़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई भी हो। हाँ, हाँ। तो बात ये है कि व्यूअर्स, लोग मुझे ये कंप्लेन करते थे कि बस आप शो की तस्वीरें लगाती हैं। हाँ। मैंने कहा ठीक है, मैं शो की तस्वीरों के अलावा भी चीज़ें लगाती हूँ, फिर मैं आपको अपनी घरेलू ज़िंदगी दिखाती हूँ। हाँ। अब कुछ लोगों को बड़ी अजीब लगती है क्योंकि मैं एनिमल लवर हूँ। बिल्कुल ठीक है, आपकी चॉइस कभी मैं शेरों के साथ खेल रही होती हूँ, मतलब घर में नहीं रखे हुए, ऑफ कोर्स दे आर नॉट पालतू जानवर, दे आर वाइल्ड एनिमल्स, दे शुड बी इन द वाइल्ड, अनलेस उनको नहीं, वो शेर भी बताते होंगे ना unless सबको उनको- कि हम जुगन के साथ खेल रहे नहीं, हैं। अल्लाह माफी दे।
नहीं मेरा मतलब अल्लाह माफी दे। बट 4 डॉग्स माशाल्लाह से हमारे घर में हैं। वी हैव 2 कैट्स जो मेरी हैं और फिर एक बिल्ली मेरी बहन की है, तो ये 7 हो गए, और एक हमारा कछुआ है पीजे, जबरदस्त। उसका नाम ही पजामा रखती है खरगोश मेरे भी बेटे। एक रख लें। नहीं खरगोश नहीं रखने, वो 1-2 खरगोशों से फिर 70,000 खरगोश हो जाते हैं। फिर मेरी एक दोस्त ने तो पका के खा भी लिए थे, अल्लाह माफ करे। तो कल मैं कितों इसलिए कितने निकल बहुत गई। ज्यादा घबरा जाती हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से देखें, whatever however you represent yourself, we live 2 lives, one is professional, one is personal, ठीक है, it's your choice how do you want to portray yourself or show to the world, ठीक है। I am, मुझे लगता है ऐसा, correct me if I'm wrong, मुझे लगता है एज एन एक्टर, एज अ होस्ट, एज एन आर्टिस्ट से ज़्यादा पीपल लव मी एज अ फैमिली मैन। मुझे जो लोग मिलते हैं, लेकिन जब आपको इनवाइट किया जाता है शो पे, जैसे कि आपको को फोन करके कह के बिलाल आपने हमारे शो पे आना है और हाँ रुसा को भी ले आइएगा, नहीं हम अलग चार्ज करते हैं। नहीं एग्जैक्टली हम मेरे अलग सामने charge किसी ने करते कहा भी हम उस कपल को बुला लेंगे, उसको बुला लेंगे, उनको कहेंगे साथ अपने ले आएं, अपनी बीवी को या अपने मियाँ को। मैं कहा मेरी बात सुने, हाँ। वो एक और इंसान है। नहीं, अगर नहीं, आपने नहीं, सोफे we भरने charge हैं, separately और फिर हम अगर बड़े महंगे सोफे पड़ते भरने हैं। हैं तो फिर हर सीट के पैसे दें। यस ट्रू। नहीं तो ऐसा है, और हमारे साथ तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि अच्छा लोगों ने whenever- ये नहीं कहा कि उनको भी ले आए। नहीं किसी की इतनी इस तरह थोड़ी होता, प्रोफेशनल्स ना पर्सन। हाँ अगर जुगन के घर में बर्थडे पार्टी है और वो मुझे कह रही है कि अरुसा को साथ ले आओ, 100 बिस्मिल्लाह, हम जरूर आएंगे क्योंकि इट्स अ फैमिली थिंग ना। बट प्रोफेशनल और पर्सनल को ज़रा सेपरेट रखना होता है ना हमने, तो प्रोफेशनली इस तरह नहीं होता। डेफिनेटली एवरीवन हैव देयर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड रिकग्नाइजेशन। तो वो फिर ये जैसे हमें कोई ड्रामे में कास्ट करने की बात करता है तो डेफिनेटली वो सेपरेटली इंडिविजुअली अपना बताती है, मैं अपना अच्छा बताता बट हूँ। जब 7 ड्रामों में काम करते किए हमने 3 ड्रामे किए हैं। एग्जैक्टली तो वो अजीब नहीं होता एक्सपीरियंस। देखो बहुत अजीब होता है। फेक रोमांस बड़ा आसान होता है करना। जैसे कि बिलाल मैंने आपकी नजरों में नजरें डाल के कहना है व्हाटएवर, ये वो मुझे पता है कि यार ये मैं बड़ी है, खैर है, ये वो हम हंस भी comfort पड़ेंगे level, whatever। अब बीवी की नजरों में नजरें डाल के अगर को मैं तो बहुत प्यार करता हूँ हाँ, तो वो तो बड़ा मसला पड़ जाएगा। अच्छा नहीं हम लोग मतलब- ये भी बताता चलूँ मैं आवाम को, आप सबको ये भी बताता चलूँ कि एक्टिंग में क्या होता है कि जब 2 शॉट होता है तो अक्सर हम 2 एक्टर्स होते हैं, 1 फ्रेम में होते हैं, आंखों में आंखें डालकर। फिर कई मरतबा ऐसा होता है कि जब सोलो होता है तो हम अक्सर दीवारों की आंखें में आंखें डाल के भी रोमांस करते अच्छा हैं। इसके बारे में मुझे बताओ, ये मेरी जिंदगी की पेट पीव है, मुझे इतना बुरा अच्छा, लगता है। अच्छा मैं थिएटर से स्टार्ट किया ना, हाँ तब सो यू हैव टू रियलाइज कि हमें हर चीज एक्शन के रिएक्शन है। हाँ, मैंने कुछ किया, आपने कुछ किया, हाँ, जिस तरह बिल्कुल होस्टिंग ऐसे। होती है, मुझे Agreed, होस्टिंग इसलिए agreed. तो पसंद है क्योंकि एक्शन रिएक्शन है। एग्रीड। अच्छा उधर नजरों में नजरें डाल के आपने सीन किया, हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब बिलाल आपकी साइड Solo से है, लेना है और हाँ। इस साइड से जुगन का। मैंने कहा मैं आसान अपने व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब मुझे नजरों में नजरें डालना है, सामने मेरे एक हरी रंग की वो दीवार लगी हुई है, तो मैं ये मार्क है जी, यहाँ देखकर आपने या कहना है। मार्क देख के आपने हाँ, बोलना है। हाँ, अच्छा हाँ। एक तो मेरे से मार्क मुझे याद ही नहीं रहता कभी। भाई एक्टर्स हैं, काम है, हमें पैसे मिल रहे हैं, ऐसे ही है, तो ऐसे। कम से कम हम एक दूसरे को क्यूज तो दे दें। यार, और जुगन- जूनियर आर्टिस्ट को तो कोई क्यों नहीं बहुत देता। से एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, दे एक्चुअली डोंट वांट टू डू इट। वो कहते हैं कि जी हमने नहीं क्यूज देने, एडी को कहते हैं तू दे दे यार। फिर देखो ना, फिर प्रोजेक्ट्स भी कैसे अब ऑन देखो एयर ना, आ रहे हैं। हिट प्रोजेक्ट वही जा रहे हैं जिसमें लोगों ने जान मारी हुई है। नजर आता है आप जो जान मारते हैं, जो आप मेहनत करते हैं, वो स्क्रीन पे नजर आता है। स्क्रीन कैमरे से कुछ छुप नहीं सकता, कैमरा सब बता देता है साफ साफ कि कौन दिल से मेहनत कर रहा है और कौन जो है बस दिहाड़ी लगा रहा है, सब नजर आ जाता है। अब देखो ना, ये उम्मे लैला से भी अप्लाई करती है चीज़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको पता है ट्यूनर लगा के गाना गाना और लाइव में असल आवाज़ आपका गला कैसा है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ट्यूनर वाला बंदा जो है जब वो स्टेज पे जाके परफॉर्म करता है उसका भट्टा बैठ जाता है। वो करते ही नहीं है परफॉर्म, वो ट्रैक ही फिर गाते हैं, क्योंकि जो लोग इस तरह अपनी आवाज़ को एडिट करवाते हैं ना, वो लाइव गाते ही नहीं है। उम्मे लैला से कुछ लाइव सुन लेते हाँ, हैं। सुन। इनको ना वो जो गले की बात हो रही है, ट्यूनर की भी बात क्या हो रही है, तो सुनाओ? क्लैरिटी के साथ कुछ लाइव कुछ सुनाएंगी। तो ये जब भी मैं किसी लड़की को कहता हूँ कुछ सुनाएं तो खरी खरी सुना देती है। नहीं तो आप नहीं, बैठी मैं बैठी नहीं सुनाती सुनाइएगा। खरी खरी। नहीं नहीं, मैं भी आपको कुछ सुना सकती हूँ बैठे बैठे। नहीं तानू तो कहने दी मौका लोड़ नहीं दो है, ना। तानू तो कहने दी भी लोड़ नहीं है। चांस दे, आई एम चांस का मुंतजिर। अच्छा जी बेटा, इस माइक में बेटा जिस माइक ठीक में है। गाना है गा दे। हाँ। जी तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेतियां भी वे तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया, छेती बॉडी वे तबीबा,
नहीं ता मैं मर गईया। क्या बात यार, है। नहीं, एक मिनट, ये बिलाल ने टोटल चेक करने की हरकत Exactly, की। exactly. इससे चेकिंग की थी कि Exactly. उम्मे लैला इतनी कॉन्फिडेंस से कह रही है, तो बेटा मैंने बात भी उसी के सामने की है जिसका मुझे यार, पता है। तो छा गई हैं भाई सारे, मतलब तालियां तो बजाएं अरे, ना। अरे, तालियां बजाएं, बहुत तालियां। शुक्रिया, बहुत thank you। जबरदस्त। हमारे कैमरा पे एक शहबाज होते हैं जिन्होंने तालियां नहीं बजाई, उन्हें रोटी पकानी शुरू कर दी। माशाल्लाह, शर्म तो नहीं आती माशाल्लाह, आपको शहबाज? हर वक्त आप हमारे आर्टिस्ट को तंग करते हैं। शुक्र है कि आप हमारे नहीं जी, इदारे का हमारे हिस्सा हैं। जितने हाँ। कैमरामैन्स भी हैं, पैनल पे भी लोग हैं, सब बड़ी मेहनत करते हैं, उनके लिए भी तालियां बजाएं सारों के लिए। चलो, चलो, चलो। अब सही बजा रहे थे क्या? अब सही बजा रहे अब हमारी शेफ के लिए तालियां बजाएं। तालियां बजाएं, तालियां बजाएं, तालियां बजाएं, तालियां अब बैठ के होस्ट के लिए तालियां बजाएं। बजाएं। अब बस करते हैं, अब उम्र नहीं रही इतना उछल कूद करने की ना। थैंक यू वेरी मच। बल्कि जी, उमर से याद आया। एक सेकंड, उम्र से याद है, ऐसे करके ना हेयर्स को करके ओह आपको माय बात गॉड। कहूंगी। जी मैं आपको चैलेंज करती हूँ। जी, अच्छा चैलेंज अच्छा, आपके साथ शो खत्म होने के बाद एक ठीक है। ओपन चैलेंज है कि Open हम challenge। लोग 3-4 टास्क करेंगे Okay। और देखते हैं विनर कौन है, फिर सोशल मीडिया पे लगा देंगे। डन है? डन है? डन है? डन 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 डन। लोग कहते हैं ना कि ही इज सो एनर्जेटिक, ही इज सो दिस, ही इज सो दैट। एक्सक्यूज मी, आई एम आल्सो एनर्जेटिक। नहीं नहीं, आई एम मोर जेटिक देन एनर, बट दैट्स ओके। वेरी गुड, यू Very आर good. वेरी, आई एम वेरी एनर एंड यू आर वेरी जेटिक, तो एनर्जेटिक होगा हमारा मुकाबला। और नहीं जुगन, ये हम आप दिखाएंगे यू फिर। आर फेमस फॉर योर एनर्जी लेवल, कि भाई जुगन जो है ड्रैग और डेड नहीं होने देती है, एंड इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। यार बिलाल, you realize people sometimes turn to me and say, आप सोते हुए भी मतलब बोलती हैं। मुझे भी लगता है। अल्लाह की कसम बोलती मैंने भी लग गया है। मेरे बेचारे मियाँ से पूछो, वो इतना तंग होता है, कहते हैं औरतें अपने मियों के खराटों से तंग होती है, मैं अपनी बीवी की बातों सोते हुए बोलती हूँ। वाह 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 वाह। एक दिन एक्चुअली पता नहीं क्या हुआ, रात को फैसल हैड टू वेक मी अप बिकॉज आई वाज बार्किंग, मैं एक्चुअली भौंक रही थी। पता नहीं, मुझे लग रहा था मैं सोते हुए डॉगीज के साथ खेल रही हूँ या व्हाटएवर। नो कमेंट्स। हाँ, तो जो लोग कहते हैं ना भौंकना ना करो, मैं नहीं भौंकूंगी। नहीं, आपकी ये energy सब कमाल हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। कुछ लोग सोते हुए वॉक करते हैं। अगर मैं सोते हुए अपने आप को एक और क्रीचर कंसिडर करती हूँ तो वो नहीं, मैं भी पता है, मैं मुझे बहुत जानवरों से प्यार है, मुझे इश्क है जानवरों से। हो सकता है कि आप ख्वाब में खेल रही हूँ अपने पपीज के हाँ, साथ। तो मैं आवाजें तो वही वाली निकालती हूँ, और अक्सर मेरे घर वाले कहते हैं हमें लगा कुछ हो गया उनको। चलें, आवाज मैं माशाल्लाह आपकी बड़ी- बर्थडे पर ना आपको कोई पेट जो है ना उनकी तस्वीरों पे कार्ड बना के दूंगा। हाँ प्लीज, ठीक है। क्यूट सी मानो बिल्ली की, ये छोटा सा नो, डॉग। नो, अच्छा बस बहुत हो गया। ऐसे लोग नहीं? कहते हैं बच्चों को पे इसको इतना कचीचियों वाला प्यार नहीं आता जितना जानवर, तो मैं क्या करूं? नहीं, बड़ी अच्छी बात बच्चे है। बोलते हैं ना बड़ी अच्छी जानवर बात है। बेज़ुबान है, तो उन पे ज्यादा प्यार आता है। और बच्चे तो जानवर आगे कहते होंगे कि और जुगन की जुबान बड़ी लंबी है। कसमें डॉगीज भी चुप हो जाते हैं, वहां बैठती हूं तो। अच्छा, किचन में क्या सिचुएशन है? खाना बिल्कुल तैयार है जुगन, और व्यूअर्स चिकन आलमंड और उसके साथ एग फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हैं। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जो मेरे पास आलमंड्स थे उनको मैंने ब्लांच करके उसका जो छिलका है वो रिमूव करके हाफ मैंने ग्रेवी के अंदर ऐड किया था, और बाकी जो है वो मैंने गार्निश कर दिया। तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। थैंक यू। सो मनी व्यूअर्स तो खुद बनाएंगे तो एंजॉय करेंगे, हम जरूर एंजॉय करेंगे। एंजॉय। अच्छा एंजॉयस, ये बताओ कि अपने फैंस को, देखो एक वक्त था जब हम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे और दूसरे चैनल्स पे भी आपके मेहमान से कहा जाता था कि भाई आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे। मुझे ये बात बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि कभी कभी हमारे दिल में दिमाग में कोई बात घूम रही होती है उस वक्त, और हम चाहते हैं कि लोगों तक वो पहुंचाए। व्हाट्स योर मैसेज? ओके, नाउ एज अकॉर्डिंग टू द टाइम हमारा जो फैंस के साथ कनेक्शन है बड़ा स्ट्रांग हो गया है। पहले तो ये था ना कि कोई खत आ जाता था या कोई डाक के जरिए, मुझे अभी भी खत या आते किसी हैं ने टीवी बताया, से। नहीं बड़े शोज आते अभी थे इस भी तरह। आते हाँ, हैं। लेकिन अब जो है एक आर्टिस्ट का फैंस के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा ही सॉलिड हो गया है थ्रू सोशल मीडिया। बिल्कुल हम इंटरेक्ट करते हैं, मैं तो रिप्लाई भी करता हूँ, बात भी करता हूँ अपने फैंस से, ख़ास तौर पे लड़कियों से। तो नहीं, मैं सच इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर लड़के नाराज़ होते हैं कि आप हमें नहीं रिप्लाई करते, तो मैं ऑन एयर ही बता दिया, मैं ज़्यादातर लड़कियों को ही रिप्लाई करता हूँ। तो द थिंग इज़ दिस कि मैं अपने लड़कियों फैंस, को ही रिप्लाई? हाँ, आई लाइक टू टॉक विद गर्ल्स, मुझे अच्छा लगता है लड़कियों से बातें करना, इसमें क्या बुराई है। मुझे भी लड़कियों से बातें मेरा करना फैन चाहिए। सर्कल है भी ज़्यादा गर्ल्स का ना, लड़कों का कम ही है। नहीं, मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसकी फीमेल में, मैं आपको दिखाऊंगी अपना सोशल फीमेल मीडिया में फैंस ज्यादा भी फीमेल फॉलोइंग। माशाल्लाह, नहीं अच्छी बात है, दैट्स गुड। तो कहने का मैं जो कहना चाह रहा था मैसेज वो ये है कि देखें, ये नहीं कि सिर्फ हम तारीफ देखें, आर्टिस्ट वो है जिसको ताली भी मिलती है और गाली भी मिलती है, क्योंकि वी आर लाइक द फ्रंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, पूरी टीम को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, काम को होते हैं। आप प्रोफेशनली किसी को भी क्रिटिसाइज़ करें, आपको नहीं पसंद ज़रूर करें, किसी की कोई बात बुरी लगी, क्योंकि वंस वी पोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इट्स नॉट प्राइवेट एनी मोर, वो फिर पब्लिक हो जाती है। आपको पूरा राइट है, आप उसको गुड बैड जो कहना है कहें, अंदाज़ आपका
मुनासिब होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। किसी को क्रिटिसाइज़ करना है, बुराई करनी है, अपने अल्फाज, अपना जो लहजा, अपना जो तरीका, ट्रोलिंग ना करे। नहीं, क्योंकि बदतमीजी नहीं करे। नहीं देखो, ट्रोलिंग ट्रोलिंग भी इज बदतमीजी, एक्चुअली ट्रोलिंग इज बदतमीजी ना। बेसिकली ट्रोल वही है ना जो आपको हरास कर, देखो क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग जो है ये मिक्स हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे कल वीडियो लगाई कछुए की, तो किसी ने कहा कि ये जगह बहुत छोटी है कछुए के लिए। मैंने कहा वो सारा दिन लॉन में होता है, 5-6 बजे के समवेयर अराउंड 5 o'clock हम उसको उठा के फिर अंदर ऊपर ले आते हैं, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर ही सिक्योर, बिकॉज फिर रात को हम जरा घबराते हैं। तो हम, बट मैंने उसका जवाब दिया। 2-4 लोगों ने इतनी बदतमीज कमेंट्स पास किए, मैं आगे से पढ़ रही हूँ, मैं कहा यार मसला क्या है? अच्छा, एक हमने हैप्पी एक्टिविटी की घर वालों के साथ, आप हमें पढ़ी गए। यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, आप सब जो जितने भी यंगस्टर्स हैं, ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जब भी आप कोई कमेंट करते हैं, आप ये जहन में रखें कि अगर ये कमेंट आपके अब्बू, अम्मी, बहन, भाई, कोई भी फैमिली मेम्बर अगर पढ़ लेगा तो वो आपका क्या इमेज लेगा इस काबिल। अब जैसे मैं हूँ, मैं कोई ड्रामा करता हूँ, कोई होस्टिंग करता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, मेरे जहन में आई ऑलवेज कीप इन माई माइंड कि मेरी अम्मी ने, मेरे अब्बू ने, मेरे बहन भाइयों ने, मेरी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने देखना है। सही है, बिकॉज दे हैव दिस अथॉरिटी टू क्रिटिसाइज अस, और हमें कह सकें कि ये क्यों क्या सवाल कर सकें, बाकी तो हम किसी को नहीं अथॉरिटी देते। तो आप अपने कमेंट्स में ना, मुझे बड़ी अजीब और शर्म आती है कि यार अगर इन्हों के माँ प्यो को पता चल जाए कि साड़ा पुत्र या धी ए लिख रही है, वो तो अफसोस करेंगे कि आप क्यों पैदा हुए। अकाउंट भी तो फेक बनाए हुए थे। हाँ, ये भी बड़ा है उनका। इस बात पे बिलाल के लिए तालियां। ओह अच्छा, सही वाली बताएं भाई। वेरी वेल। नहीं नहीं, वो रोटी पका रहे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यू आर वेरी वेलकम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड एन ऑनर। लाइकवाइज। उम्मे लैला, कुछ सुनाते सुनाते आज का शो क्लोज करते हैं। मैं इसलिए थैंक यू कहूँगी, तुम मेरे घर का बच्चा हो, रेगुलर आते हो, बट थैंक यू मेरा बेटा। आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का, याद रखने का।